हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके सीडीपी यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर 4 के बारे में। देखिए, आज की क्लास के अंदर भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हुए। इससे पहले आपकी 3 क्लास हो चुकी है, आप लोग जाकर देख लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो सीडीपी क्लास 1, सीडीपी क्लास 2, सीडीपी क्लास 3 बाई सचिन सर या सचिन एकेडमी, जो भी आप लोगों को लिखना हो। कोशिश की जाती है आपके हर क्लास में लगभग आपको नए क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। तो ये मान के चलिए, जितनी भी एक क्लास में आपको करा रहा हूं, हर क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब वो कितने आएंगे वो आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपकी हर क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज ये आपकी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले की क्लास आप लोग देख लेना, क्लास वाइज भी मैं आपको चीजें करा रहा हूँ और उसके साथ में आपको टॉपिक वाइज भी चीजें कराता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको देखते जाना। उसके अलावा जो लोग नए आए हैं तो भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के पास कर दिया करो। जिन लोगों को कोर्स लेना है तो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन से अपना कोर्स ले लेना, अभी भी टाइम है। अगर आप लोगों ने सभी सब्जेक्ट वहां पर डिटेल में पढ़ लिया कंटेंट के साथ, तो पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। चलिए, आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। और आई होप आप लोग सभी आ गए हैं, ठीक है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ भाई, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक और आज आपकी महत्वपूर्ण क्लास के बारे में, जो आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिलाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। अपने दोस्त यारों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो जाए। कंपटीशन तो है नहीं आपस में, लेकिन उन लोगों का भी एग्जाम पास हो जाए तो उनको भी आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं। गुड इवनिंग भाई, ठीक। साथ के साथ भाई इनको पोल दे दो, और पोल के साथ आप लोग भी देखना कि आपका कितना स्कोर बढ़ता जा रहा है। और आप लोग देखना, जब से मैंने आपकी क्लास स्टार्ट करी है तो आपको अपने लेवल के अंदर मतलब बढ़ोतरी देखने को मिली है, या उतना ही लेवल है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों का लेवल बढ़ गया होगा, और आपके एग्जाम आने तक मैं आपका लेवल इतना करा दूंगा कि एग्जाम में अगर आपका हार्ड पेपर भी आए तो भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। बट कोशिश करिए कि पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए, और आंसर देने के बजाय समझने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, पोल दे दे भाई इनको। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। वह कौन सी अवस्था, वह कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं? क्या काम करते हैं? ऑटोनोमस की फीलिंग बच्चों के अंदर आ जाती है, ठीक है। यानी परिवार से अपने खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, स्वायत्तता की ओर बढ़ता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूं, मुझे परिवार वालों की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्य को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करता है, यानी कि खुद की अपनी एक आइडेंटिटी का निर्माण करता है। तो यहां पर पूछा है वो कौन सी आपकी स्टेज है? क्या वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड है, मिडिल चाइल्डहुड है, लेट चाइल्डहुड है, या फिर आपकी अडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था है? बताइए भाई सही आंसर क्या होगा। पोल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। देखिए, आप लोगों का जो मैं ऑप्शन देख रहा हूं बिल्कुल ठीक है, आप लोग जा रहे हो डीडी यानी दीदी के साथ आप लोग जा रहे हो, अडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था के साथ आप जा रहे हो। किसके साथ? किशोरावस्था के साथ आप लोग जा रहे हो। देखिए, कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। किशोरावस्था के बारे में जो जो चीजें बता रहा हूं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सीटेट में बार बार रिपीट होते हैं, या इसके बाद भी एग्जाम के अंदर देखोगे मेन आपकी चीजें यही देखने को मिलती है। अगर मैं किशोरावस्था की बात करूं, ये विकास की आपकी अवस्था होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था बेसिकली जो आपकी होती है वो होती है आपकी चाइल्डहुड से और जो आपका अडल्टहुड होता है, चाइल्डहुड से जो आपका अडल्टहुड होता है, उसके परिवर्तन के समय को, उसके दौरान जो आपका परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन के समय को आपको अडोलसेंस कहा जाता है। यही क्वेश्चन सीटेट में एक बार आपका पूछ लिया गया था। यानी जो चाइल्डहुड होता है आपका और अडल्टहुड का जो आपका बच्चे के अंदर जो बदलाव आते हैं, उसको आपका किशोरावस्था कहा जाता है। अगर इसके ड्यूरेशन की बात करूं मैं टाइम की, तो इसको मान लीजिए आप 12 से लेकर 18 साल तक। यहां पर अलग अलग ड्यूरेशन आपको देखने को मिलती है, कहीं पर आपका 13 से 18 भी मिल जाता है, कहीं 11 से 18 भी मिल जाता है, कहीं 12 से 18 भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 12 साल के आसपास में बच्चों की वय संधि यहां पर शुरू हो जाती है, ठीक है। वय संधि का मतलब क्या है? वय संधि का मतलब होता है जब जैसे गर्ल्स होती है, लड़कियां होती है, उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। लड़के जो होते हैं उनके अंदर चेंज आने शुरू हो जाते हैं, उनके बाल आ जाते हैं, दाढ़ी पर आवाज उनकी भारी हो जाती है, ठीक है। तो ये वय संधि यहाँ पर बच्चों के अंदर स्टार्ट हो जाती है। अगर टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग बात करूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड दिया हुआ है वो टाइम पीरियड आपका 10 साल से 19 साल के बीच में जो बच्चा होगा उसको हम लोग यहाँ पर किशोर मानेंगे, ठीक है। ये आप लोग समझ गए किशोरावस्था के बारे में। अब देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था, यहाँ पर वय संधि शुरू हो जाती है, जो यहाँ पर लड़के लड़कियों के अंदर इस प्रकार के चेंज आते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म देखने को मिलती है आपको, विषम लिंगी आकर्षण, ठीक है।
क्या देखने को मिलता है? यहां पर देखने को मिलता है आपका विषमलिंगी आकर्षण देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? विषमलिंगी आकर्षण देखने को मिलता है। ये क्या होता है? विषमलिंगी आकर्षण का मतलब होता है जब लड़का लड़की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? जब लड़का लड़की यानी जो आपका बॉय और जो गर्ल होते हैं वो एक दूसरे की तरफ यहां पर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ यहां पर अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आपका विषमलिंगी आकर्षण होता है। और इसी के अंदर क्या होता है? बच्चों के अंदर हार्मोन चेंज होते हैं, जो जिसकी वजह से एक दूसरे की तरफ को चेंज होते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो बच्चों के अंदर जो यानी किशोरों के अंदर, अगर मैं सही टर्म बोलूं तो किशोरों के अंदर जो हार्मोन चेंज होते हैं, तो हार्मोन चेंज कब होते हैं? वो आपके किशोरावस्था के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ यहां पर अट्रैक्ट होते हैं। देखिए एक चीज यहां पर समस्या ये भी आ जाती है, अगर मैं किशोरावस्था की अगर मैं बात बताऊं, जैसे यहां पर वय संधि शुरू हो जाती है, तो जैसे लड़कियों को में जब ये शारीरिक बनावट उनके अंदर आती है तो वो डर जाती है, लड़के भी डर जाते हैं, बट कहीं ना कहीं लड़कियों को थोड़ा सा सपोर्ट उनकी सिस्टर से कह लीजिए, मदर से कह लीजिए, उनको मिल जाता है। बट लड़कों को ये सपोर्ट देखा जाता है उतना नहीं मिल पाता। ठीक है, तो अपने दोस्त यार से पूछते हैं, वो खुद परेशानी में चल रहे होते हैं या इधर उधर नेट का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर एक काफी प्रोग्राम शुरू करे गए, तो उसी से जुड़ा हुआ एक और प्रोग्राम है एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम। और इस प्रकार के कई प्रोग्राम है कि जैसे यहाँ पर किशोर इस स्टेज के अंदर आते हैं तो इस प्रकार के प्रोग्राम चलाया जाए, किशोरों को जागरूक किया जाए कि बीच में कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो आपके अंदर ये शारीरिक बनावट आपको ये चेंज आपको देखने को मिला है, घबराने की बात नहीं है, ये सभी के अंदर आते हैं। ठीक है, आपसे पहले जो आपके मदर फादर है उनके अंदर आए, ठीक है, और बाकी जो लोग आएंगे उनके अंदर ये आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के एजुकेशन प्रोग्राम इन लोगों के लिए यहाँ पर शुरू किए गए। उसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अगर मैं किशोरावस्था की अगर बात करूं तो इसको कहा जाता है आपकी आंधी तूफान की अवस्था। क्यों कहा जाता है आंधी तूफान की अवस्था? इसको कहा जाता है क्योंकि जितनी भी आंधी तूफान है वो सभी इस अवस्था में आती है। आंधी तूफान का मतलब है जितने भी प्रॉब्लम, परेशानियां, जितनी भी टेंशन होती है वो ज्यादातर इसी अवस्था के अंदर आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये वो अवस्था होता है जहां पर बच्चा डिसीजन लेने की यहां पर सोचता है, लेकिन उसको कोई बड़ा ही नहीं सोचता। इसलिए जो बच्चा यहां पर होता है वो बच्चा अपने यहां पर खुद की आइडेंटिटी के बारे में अपना भ्रमित रहता है। और आपके सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब बच्चा अपने पेरेंट्स की बजाय अपने दोस्तों की सलाह लेना शुरू कर दे तो कौन सी अवस्था होती है? वो किशोरावस्था की होती है। तो जो बच्चा होता है अपने दोस्त यार से सलाह लेता है, ठीक है, यानी उनकी राय लेता है, लेकिन अपने परिवार वालों से नहीं लेता, तो कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। मान लीजिए दोस्तों को कहीं घूमने जाना है, ठीक है, बर्थडे पार्टी करनी है, घूमने जाना है, जन्मदिन मनाना है, तो उसके जो दोस्त यार कहेंगे चल भाई उस वाले मॉल में चलेंगे, चल भाई वहां डिस्को में चलेंगे, पार्टी करेंगे, डांस वांस करेंगे, ठीक है, तो सभी की एक जैसी सोच होती है। लेकिन पेरेंट्स क्या कहेंगे? नहीं नहीं, एक काम कर, घर में रह जा, पूरी सब्जी बनवा देंगे, ठीक है, और आपस में दोस्तों को पूरी सब्जी खा लियो, या मंदिर में चले जाइयो, थोड़ी पूजा करनी जरूरी है, और उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लेके और इस तरीके से घर में प्रोग्राम कर लेंगे। लेकिन उनको कहा जाना है अपने दोस्त के साथ घूमने, तो यहां पर फिर उसके अपने दोस्तों की वो सलाह लेता है कि भाई क्या करूं, मेरा पिताजी तो ऐसे ऐसे कर रहा है। वो कहते हैं तेरा पिताजी तो है ही बेवकूफ, ये तो मेरे पिताजी पर गया है, ठीक है, वो भी परेशान करता है। तो जो अपनी राय शुमारी करता है, इसमें जो किशोर होते हैं दोस्तों के साथ ज्यादा करता है, परिवार के साथ कम करता है। ये बात समझ गए? अब आपने एक बात देखी होगी, यहां पर एक समस्या देखने को मिलती है आइडेंटिटी क्राइसिस की। कौन सी समस्या देखने को मिलती है? एक समस्या देखने को मिलती है यहां पर आइडेंटिटी क्राइसिस। ये पूरा किशोरावस्था को ध्यान से समझ लीजिए, इससे बाहर आपका किशोरावस्था मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इसने कहा है कि यहां पर बच्चा अपनी खुद की ओन आइडेंटिटी बनाना चाहता है, यानी कि ऑटोनोमस, यानी कि स्वायत्त की ओर बढ़ना चाहता है। क्यों बढ़ना चाहता है? क्योंकि उसके फैमिली वाले मना कर देते हैं। बच्चा कहता है मैं बड़ा होकर जो आईएएस बनूंगा, ये वाला कोर्स करूंगा। घर वाले क्या कहते हैं? नहीं तू ठेला लगाएगा, नहीं तू यहाँ पर टीचिंग वाला कोर्स करेगा और यहाँ मास्टर या मास्टर ही बनेगा। वो कहता है मुझे नहीं बनना मास्टर, मुझे आईएएस आईपीएस बनना है। वो अपने दोस्त से पूछता है, वो क्या कहता है? भाई तू कर, बहन तू कुछ कर, ठीक है, तेरे घर वाले तो ऐसे पड़े रहेंगे कुछ ना कुछ पीछे। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या होती है। परिवार वाले कुछ और कराना चाहते हैं, बच्चा कुछ और करना चाहता है, और परिवार वाले उस चीज में उसको सजेस्ट नहीं करते, ठीक है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस का जो आपका कंसेप्ट है, ये बेसिकली आपके एरिक एरिक्सन ने दिया था, जिन्होंने विकास के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में बताया था कि हम लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वो 8 स्टेज से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या किशोरों के सामने आती है, आप लोगों के सामने भी आती है, ठीक है। जो आप किशोर से भी आगे चल लो, बागड़ बिल्ले चल लो, आप लोगों के सामने आइडेंटिटी क्राइसिस है। आपके घर वाले भी आपको ताना देते होंगे, ठीक है। अब देखिए, अपने घर वाले आपके वीडियो देख रहे हो तो उनको बैठा दो और देखो उनको एक बात बताओ जो मैं भी यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। तो अपने घर वालों को वाली बात बताना। जब ये आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या यहां पर बच्चे के सामने आती है कि भाई मैं क्या करूंगा, मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है, ठीक है, समाज में मुझे कोई पहचान ही नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, जिसकी नौकरी लगती है उसको देखते, मुझे नहीं देखते। तो यहां पर बच्चे के अंदर एक भावना देखने को मिलती है, ठीक है, भावना, दूसरी भावना नहीं, वो भावना देखने को मिलती है क्रिमिनल टेंडेंसी की भावना, ठीक है। अपने घर वालों को साथ में बैठा दो भाई, वो भावना देखने को मिलती है क्रिमिनल टेंडेंसी की भावना, ठीक है। किसकी भावना?
क्रिमिनल टेंडेंसी की भावना वैलेंटाइन ने बेसिकली बताया था। जैसे वो अपने दोस्त यार के साथ घूमने जाना चाहता है, पार्टी करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, तो उसको पैसे चाहिए। पैसे के लिए कहेगा कि पापा पैसे दे दो, घूमने जाना। पापा कहेंगे चल घर में बैठ के पूरी सब्जी खिला दे, काम खत्म कर। वो कहेगा हाँ मैं पूरी सब्जी खिलाऊंगा, मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है। तो उसके परिवार वाले पैसे देने से मना कर देते हैं। बेचारा बच्चे के पास या पैसे नहीं रहते किशोर के पास, तो क्या काम करता है, या तो चोरी करता है या क्राइम की ओर चला जाता है। किसकी ओर चला जाता है, या क्राइम की ओर चला जाता है। ठीक है, कुछ अपने पापा के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, पिटाई कर देते हैं, कुछ चोरी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर फैमिली वाले हो देख रहे हो तो उनको देख लेना कि बच्चा जब एडोलसेंस के अंदर होता है तो उसको बहुत सोच समझकर हमको रखना पड़ता है। बहुत उसका आंधी तूफान आते हैं, विचारों का आंधी तूफान उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या होती है। एक चीज आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। आज एक मैं न्यूज देख रहा था, तो न्यूज के अंदर एक 20 साल का, मतलब राक्षस बोल लो उसको यार, क्या काम हुआ, 20 साल के लड़के ने पैसे मांगे अपनी मदर से। बेचारी काम करती थी, ठीक है, तो उसने, उसकी मदर ने उसको पैसे नहीं दिए। पता उसने क्या काम करा, अपनी मां को मारा, उसके टुकड़े करे, बैग में पैक करा और नदी में बहाने के लिए चला गया। वो तो शुक्र है पुलिस वालों की उसकी नजर पड़ गई और मतलब उसको पकड़ लिया गया। तो देखो मतलब कितनी ये चीजें देखने को मिली आज के समाज में। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो क्रिमिनल टेंडेंसी की भावना होती है वो बच्चे के अंदर आती है। ज्यादातर लोग इस स्टेज के अंदर बदमाश बनने की सोचते हैं। आजकल रील भी चल रही है तो बदमाश बनने की सोचते हैं कि ठीक है तेरा यार बदमाशी वाली फीलिंग आती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो जुवेनाइल कोर्ट होते हैं वो भी बच्चों को ज्यादा नहीं करते, सुधार गृह में भेज देते, ज्यादा बड़ी धारा ही नहीं लगती। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ये यहाँ पर बेसिकली आपके एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था से संबंधित होती है। जैसे मैंने बताया बदमाश बनने की सोचते हैं तो डे ड्रीमिंग करते हैं। ठीक है, डे ड्रीमिंग करते हैं यानी कि दिवा स्वप्न करते हैं, दिन में यहां पर ड्रीम करते हैं, दिन में सपने यहां पर देखते हैं कि एक दिन मैं भी बहुत बड़ा बदमाश बनूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा आईएएस या आईपीएस बनूंगा। ठीक है, एक दिन मैं सीटेट में 150 में से 150 लाऊंगा, सचिन सर के सामने इंटरव्यू दूंगा। ठीक है, तो ऐसे डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, वो तो पता चलेगा रिजल्ट के बाद क्या करोगे। तो जितनी भी चीजें होती है ये संबंधित होती है आपकी किशोरावस्था से संबंधित होती है। और ये जो चीजें बच्चा कर रहा होता है अडोलसेंस के अंदर करता है, जहां पर वो बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। कौन सा, जहां पर बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और उसके मन में एक वाला भाव भी आता है, वो किसी ना किसी को अपना आइडियल मान लेता है। ठीक है, आइडियल मानकर वो क्या काम करता है, वीर पूजा की भावना भी उसके अंदर देखने को मिलती है, यानी हीरो वर्शिप की भावना भी उसके अंदर देखने को मिलती है। बदमाश मानना चाहता है तो किसी को बदमाश मान लेगा कि उस बदमाश की तरह मैं भी बदमाश बनूंगा। आईएएस आईपीएस या किसी और अधिकारी की तरह बनना चाहता है तो किसी को अपना रोल मॉडल मान लेगा, उसकी तरह यहां पर बनना चाहता है। ठीक है, तो हीरो वर्शिप यानी वीर पूजा की भावना भी आपको किसके अंदर देखने को मिलती है, एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। जितने मैंने ये सभी आपको फैक्ट बताए हैं आज तक, ये सभी आपके टीचिंग एग्जाम में देखने को मिले हैं, सीटेट में इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलता जो चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, अगर कोई घर वाला वीडियो देख रहा हो और उसके अंदर किशोर हो तो बता देना, ध्यान से थोड़े बहुत पैसे दे दिया करो खर्चे के, वरना भाई आगे पता ही नहीं चले क्या कर जाए आज की डेट के अंदर बच्चा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर नजर डालते हैं। ठीक है सर, मैं बागड़ बिल्ला नहीं हूं, अच्छा ठीक है मैं बागड़ बिल्ला नहीं हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अभिकथन और अजर्सन आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 वर्षीय प्रिया, 4 वर्ष की प्रिया है, वो लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई यानी हाइट और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती। ठीक है, और कारण इसमें दिया हुआ है कि जीन प्याजे के अनुसार प्रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, यानी कि वो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, जिसमें बच्चा होता है 2 साल से लेकर 7 साल तक का बच्चा होता है, यानी कि 4 वर्षीय प्रेरणा प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर है। देखिए इसके अंदर जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसके अंदर जीन प्याजे ने एक कंसेप्ट दिया था आपका कंजर्वेशन का। ठीक है, एक कंसेप्ट आपका दिया था कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन का अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, बहुत फेमस एग्जाम्पल है मेरा। ठीक है, आप लोग बच्चों को कोई भी चीज देते हो तो बच्चा सबसे पहले उस चीज को पकड़ता है जो उसको दिखने में बड़ी लगती है। ठीक है, जो बड़ी लगती है तो उस चीज को ज्यादा पकड़ता है। हमको बच्चों को पानी देना है या उसको कोल्ड ड्रिंक देनी है, कुछ भी देना है, तो इस बोतल में भी सेम पानी है, इस गिलास में भी सेम पानी है। हम बच्चों से कहेंगे कि बेटा ले, कौन सी कोल्ड ड्रिंक लेगा, किस में पानी लेगा, तो बच्चा बोतल वाले को ज्यादा लेगा, क्यों, दिखने में बड़ी लग रही है। क्वांटिटी तो दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, क्वांटिटी यहां पर दोनों की सेम है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब बच्चा इस चीज के कंसेप्ट को समझ नहीं पाता तो ये आपका कंजर्वेशन का होता है और ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, बात समझ गए कि बच्चा अगर इस प्रकार की क्वांटिटी ना समझ पाए तो आपका ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा करता है, यानी कि आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हो, ठीक है, एक सुपर चैट दी हुई है। ठीक है, सर हमने ज्यादा पैसे डाल दिए, बस आप
रिटर्न कर दीजिए 8 नवंबर को। अच्छा देख लो भाई, मैसेज कर देना आप टीम के पास, इन्होंने बैच के 2 बार पैसे डाल दिए होंगे, इनके रिटर्न कर देना एक के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर क्या अगला क्वेश्चन आ रहा है उसके ऊपर नजर डालते हैं। हाँ ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया दूसरा। अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। ये आ गया आपके सामने स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालते हैं। सतत और समग्र मूल्यांकन, यहां पर बात हो रही है आपके सीसी की बात हो रही है। सीसी का मतलब सी फॉर कंटिन्यूअस, ई फॉर आपका कॉम्प्रिहेंसिव, और ई फॉर मतलब आपका इवोल्यूशन, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये आपका जो सीसी का जो आपका ये इवोल्यूशन था, यानी जो सीसी कंसेप्ट है, ये दिया गया था आपके सीबीएसई ने इसको दिया था 2009 के अंदर, ठीक है। 2009 द्वारा सीबीएसई द्वारा अप्लाइड ये आपका इवोल्यूशन था। इसके अंदर क्या किया गया था, जैसे जो बच्चे होते हैं, जैसे फेल होने के डर से कोई उल्टा सीधा स्टेप उठा लेता था, उनके अंदर निराशा होती थी, डिप्रेशन का शिकार हो जाते थे, ठीक है। जैसे अभी आपकी नो डिटेंशन पॉलिसी चलाई गई थी, तो उसके लिए आपका बच्चों के मन से इस तनाव को दूर करने के लिए ये आपका इवोल्यूशन चला गया, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इसके अंदर क्या होगा, यहां पर बच्चों के बीच में कंपैरिजन नहीं होगा कि अगर तेरे नंबर कम आएंगे तो तू फेल हो गया, दूसरे बच्चों से तू पीछे रह गया, उनको फिर कोई हम टैग दे देते हैं, लेबल दे देते हैं, ठीक है। सीसी के अंदर बच्चों का जो इवोल्यूशन होता है वो निरंतर रूप से होता है, कंटिन्यूअस रूप से लगातार होता रहता है, ठीक है। जैसे मैं आपका कर रहा हूं, अभी मैं आपकी चैट भी पढ़ रहा हूं और आपका इवोल्यूशन भी करता जा रहा हूं, आपके नंबर कितने सही आए। अगर मैं बात करूं कॉम्प्रिहेंसिव की, यानी कि व्यापक की बात करूं, समग्र बोल दो इसको, या समग्र के साथ आप इसको व्यापक बोल सकते हो। तो व्यापक का मतलब है जिसमें बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन करना है अगर हमें बच्चों का, तो इसमें बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों को हमें इसके अंदर शामिल करना है। शैक्षिक पक्ष उसके जो सब्जेक्टिव पक्ष होते हैं, ठीक है, जो उसको सब्जेक्ट बेसिकली स्कूल के अंदर जो पढ़ाया जाता है, मान लीजिए उसको लैंग्वेज पढ़ाई जाए, हिंदी पढ़ाई जाए, इंग्लिश पढ़ाई जाए, मैथमेटिक्स उसको पढ़ाया जाए, ईवीएस उसको पढ़ाया जाए, तो उसके शैक्षिक पक्ष से संबंधित जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं वो इसके अंदर आता है। अगर मैं सह शैक्षिक पक्ष की बात करूं, जो सब्जेक्टिव के अलावा जितने भी आपके पक्ष आते हैं, जैसे स्कूल के अंदर गेम्स खिलाए जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराई जाती है, स्कूल के अंदर आपने देखा होगा एनसीसी वगैरह भी आपके लिए कराई जाती है, स्कूल के अंदर आपको बच्चों को नैतिक मूल्यों की, सामाजिक मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है, स्कूल के अंदर आपको लाइफ स्किल की शिक्षा दी जा रही है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीजें आपके सह शैक्षिक के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार का इवोल्यूशन जिसमें बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है, वो आपका कौन सा होता है, सीसी, यानी कि कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन आपका माना जाता है, ठीक है। जिन बच्चों ने यहां पर पहले की मेरी क्लास यूट्यूब पर देखी होगी या पेड बैच के अंदर होगा पढ़े होंगे, तो मुझे बताइए कि इसके अंदर सीसी के अंदर आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और जो समेटिव असेसमेंट होता है, इनका रेशियो कितना कितना होता है, ठीक है। बताओ भाई, दोनों बताओ आप लोग, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन दे दिया कि सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, जी नहीं, कंपैरिजन करने के लिए नहीं, ये बच्चों का निरंतर रूप से मूल्यांकन करने, उनकी कमियों को देखने के पश्चात उनको रिमिडल टीचिंग देने के लिए आपका शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये तो आपका होने सरा बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, जितनी भी एक्टिविटीज होती है स्कूल के अंदर, चाहे शैक्षिक हो चाहे शैक्षिक हो, ठीक है, उनके सभी पहलुओं को शामिल करना। तो आंसर इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग यहां पर किसके साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक आप लोग यहां पर जा रहे हो, ठीक है। तो थर्ड कह रहा हूं मैं, थर्ड का सेकंड आंसर यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक आप लोग बीबी के साथ जा रहे हो, तो बीबी आपका सही है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर मान लेते हैं। 40-60 का रेशियो बिल्कुल आपने सही दिया। ये जो आपका सीसी होता है, 40% इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट और 60% आपका समेटिव असेसमेंट को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके, और आपको पता है आज की डेट के अंदर हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट को ज्यादा बढ़ाना है, ना कि आपके समेटिव असेसमेंट को। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान, जैसा आप लोगों का अलग अलग समूह है और आप लोगों के शिक्षक के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए, बताओ भाई। जैसा मान लो अब मुझे एक टीचर को क्या ध्यान में रखना चाहिए, जैसा आप लोग अलग अलग समूह के बच्चे हो, ठीक है, यानी आप लोगों का कल्चर अलग अलग है, आप लोगों का आईक्यू लेवल अलग अलग है, आप लोगों की लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है। तो विविधता है जो आपके बीच में है, तो हर विद्यार्थी को स्वीकारना एवं उसको सम्मान देना। तो देखो भाई, मैं आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता, कितने प्यार से मैं आपको गधा बुलाता हूँ, नल्ले बुलाता हूँ, और 2-4 मैं भूल गया क्या बुलाता हूं, तो मैं कितना सम्मान देता हूं प्यार से आपको, ठीक है। और आप सभी को स्वीकार करता हूं, कोई भेदभाव नहीं करता आपके बीच में, तो मैं करता नहीं हूं, करता हूं ना मैं, तो ये तो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा। यार मैं कभी आपके कल्चर को जो कल्चर डिफरेंस होता है, कभी मैंने कहा
कि मान लीजिए किसी का कल्चर कुछ और है, किसी का कल्चर, मान लीजिए किसी का कल्चर नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग है, साउथ में रहने वाले के बच्चे का कल्चर अलग है, तो मैंने क्या कभी उनको ऐसा देखा कि नहीं भाई ये मेरे कल्चर से संबंधित नहीं है तो इन्हें रहने दो। अगर मैं देखूंगा उसके बाद क्या होगा, वो अपने कल्चर में ऐसी ऐसी गाली देंगे, मुझे लगेगा तारीफ कर रहे हैं और पता चलेगा बहुत खतरनाक गाली है, ठीक है। तो ये काम ना तो मैं करूंगा, ना ही एक टीचर को करना चाहिए। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा नहीं, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए एक टीचर को, ठीक है, अनदेखा नहीं करना चाहिए उसको। तो ये तो गलत हो गया। अगला है सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, बिल्कुल ठीक बात है, कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए। मान लीजिए बच्चे अलग अलग समूह के भी आते हैं तो आपको प्रॉपर उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है, आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा किसी भी चीज के अंदर, आपको डराना नहीं है बच्चों को, और ना ही खुद इस प्रकार की नेगेटिव बात करनी है ताकि बच्चा आपसे दूर जाए। तो आप कैसा भी हो कम्युनिकेट उन बच्चों से यहां पर आप लोग करिए, ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्देश उनको देना, कैसे, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन उनको देना। देखिए इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए या उनको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताए हुए थे कि बच्चों को इनडायरेक्ट देने चाहिए या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है वो आप लोग मुझे बताइए। विद्यार्थियों को स्वायत्ता व लचीलापन देना, बिल्कुल ठीक बात है, उनको ऑटोनोमस की तरफ लेकर जाना चाहिए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, साथ के साथ टॉपिक वाइज भी क्लास कराता हूं, और उसके बाद आप लोग को कहता हूं भाई आप लोगों को प्रैक्टिस करिए, मेरी क्लास में करिए चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका समाधान करूंगा। तो कौन कौन सी क्वालिटी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, अब आप लोग मुझे यहां पर बताइए क्या क्वालिटी टीचर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग बता रहे हो यहां पर तीसरा, तीसरा क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी दूसरा गलत है भाई, दूसरा तो पहले ही कह दिया, अनदेखा नहीं सम्मान देना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी गलत है, बिल्कुल ठीक बात है, अप्रत्यक्ष निर्देश नहीं देने, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देने हैं, वो इंस्ट्रक्शन वो मेथड जो बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग हो। अगर विविध समूहों के बच्चे आ रहे तो उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग आपको उनको निर्देश देने, उनको मेथड उनको अप्लाई करने, ना कि अप्रत्यक्ष निर्देश देने। तो ये आपका दूसरा और चौथा गलत है, कहा है दूसरा चौथा, और पहला, तीसरा और ये पांचवा ही आपका ठीक है, तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक यहां पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप तो बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हो, इसका मतलब लेवल बढ़िया भैया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, एक और मैसेज आया है, ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, ये तो इन्हीं का है। अगला मैसेज आपके सामने आया हुआ है, अगला आपके मैसेज कह रहा हूं, क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से रचनात्मकता, यहां पर बात हो रही है आपके क्रिएटिविटी की बात हो रही है, किसकी, क्रिएटिविटी की बात हो रही है। तो क्रिएटिविटी के संकेतक यानी कि इंडिकेटर पूछ लिए कि कौन आदमी क्रिएटिव माना जाएगा, बताओ भाई कौन माना जाएगा। पहला, बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, अगर कोई आदमी क्रिएटिव होगा ना, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या अपना अप्लाई करता होगा, चीजों को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचता होगा, तो बार बार चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बार बार जो आपकी ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस होती है ये बढ़ाती है आपके किसकी, रोट लर्निंग को बढ़ाती है, किसको बढ़ाती है, रोट लर्निंग को बढ़ाती है। और जो क्रिएटिव आदमी होगा वो रोट लर्निंग नहीं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ता है, ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस नहीं करेगा जो क्रिएटिव आदमी होगा। तो ये तो यार आपका बारंबार अभ्यास की आवश्यकता नहीं उसको होगी। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, जी नहीं, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता नहीं होगी, वो अपने माइंड को कंसंट्रेट करेगा किसी चीज के ऊपर। मान लीजिए उसके सामने समस्या आ गई, ठीक है, सीटेट की समस्या आ गई, तो इसको रचनात्मक तरीके से समाधान कैसे करेगा, अरे यार सचिन सर की क्लास देखता हूं, टॉपिक वाली भी करा रहे हैं, वैसे भी क्लास करा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट भी करा देते हैं, अगर इनका कंटेंट लेना है तो उस कंटेंट से मैं पढ़ सकता हूं, एनसीईआरटी पढ़ सकता हूं। तो ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता नहीं होगी क्रिएटिव आदमी को, समर्थ होता है वो आपका। जोखिम उठाना, बिल्कुल ठीक बात है, ये क्रिएटिव बच्चों के लक्षण होते हैं, जोखिम उठाते हैं, ठीक है। उसके अलावा लचीलापन इसके अंदर उनके अंदर रहता है, मान लीजिए उन्होंने किसी समस्या का समाधान करा या उनके माइंड के अंदर कुछ आंसर आया और वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर दूसरे तरीके से सोचते हैं, यार ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे होगा, तो बार बार वो कुछ ना कुछ न्यू करते रहते हैं। और बोरियत के लिए असहिष्णुता, बिल्कुल ठीक बात है, बोरियत के लिए इंटॉलरेंस होते हैं, वो कैसे होते हैं, बोरियत नहीं मानते किसी भी काम के अंदर, जो आपके क्रिएटिव लोग होते हैं। तो क्या बचा आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, क्या बचा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। और आप लोग किसके साथ जा रहे हो, सेकंड के साथ जा रहे हो, ठीक है। सर हमारा मॉक टेस्ट नहीं ओपन होता है, भाई मॉक टेस्ट ओपन होता है, उसको सबमिट भी आपका होता है, नंबर भी आपके बता दिए जाते हैं, सही से एप्लीकेशन को आप लोग चलाया करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कथन अजर्सन आपको दिया है, अधिगम यानी लर्निंग को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। उसमें तर्क इन्होंने दिया है कि सीखना यानी लर्निंग एक जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल होती है। बताओ भाई क्या सही होगा, दोनों सही है, एक ही इसकी सही व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, दोनों गलत है। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम को देखे स्थायी हुआ मापा जा सकने वाला बदलाव, ठीक है, क्या आप लर्निंग को मेजर कर सकते हैं, जैसा आप लोगों आज
पढ़ रहे हो, लर्निंग कर रहे हो। तो आज आपने ये मेरी वाली क्लास 1 घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन करे, ठीक है। हालांकि 30 से मैं आपको 60-70 हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें बताता हूं। कल भी 30 करोगे, क्या पता उससे अगले दिन आप लोग 50 कर जाओ, क्या पता अगले दिन आप लोग सिर्फ 10 कर पाओ। तो लर्निंग को आप मेजर नहीं कर सकते। अब यहां पर बेसिकली लर्निंग कर्व की बात आएगी तो लर्निंग कर्व आपके 4 कर्व होते हैं, ठीक है। हालांकि सीटेट में नहीं आता हो, जहां पर आपकी जो लर्निंग की परफॉर्मेंस को एक ग्राफ के थ्रू प्रदर्शित किया जाता है कि डेली आप लोग किस प्रकार की लर्निंग कर रहे हो, ठीक है। बट आपको उसको मेजरेबल फॉर्म में नहीं हो सकती, और ना ही वो आपकी स्थायी होती है कि बस मैं इतना ही सीखूंगा, ठीक है, पक्की लकीरें, इससे ज्यादा नहीं सीखूंगा, चाहे मुझे मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो। तो इसमें देखे जाने वाला जो बदलाव है वो समस्यात्मक है, बिल्कुल ठीक है। इसमें तर्क दिया है, सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो आप लोग यहां पर सीख रहे हो। ऐसा तो एनी स्क्रीन के सामने बैठे सचिन सर को देखा, वाह आ गया 1 मिनट के अंदर, चलो अगले के ऊपर बढ़ जाओ। आपको प्रॉब्लम आती है ना सीखने में। अगर आप कोई गाड़ी सीखोगे तो गाड़ी सीखने में आप आसानी से पहली बार में थोड़ी सीख लोगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, टाइम लगेगा ना। तो कैसी प्रक्रिया होती है? जटिल प्रक्रिया होती है, सरल प्रक्रिया नहीं होती। सीखना क्या होती है? सरल प्रक्रिया नहीं, जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है। भाई मैं तो गाड़ी सीखने को सीख कर आऊंगा, जैसे सीखने की तत्परता मैंने आपको जीन पियाजे के अंदर बताई थी कि जो सीखने की तत्परता के बारे में कहा था कि अगर कोई आदमी सीखने के लिए तत्पर है किसी भी चीज को सीख जाता है, ठीक है। हालांकि थोंडाइक के भी आते हैं, लेकिन आपके पेपर में थोंडाइक नहीं आता। तो आपके दोनों सही है और आर आपकी सही व्याख्या करता है, तो आपका पहला आंसर यहां पर सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? ए के साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों के मनोसामाजिक कल्याण, यहां पर बात हो रही है आपके साइको सोशल वेलबींग की, यहां पर बात हो रही है, ठीक है। उसको बढ़ावा देने के क्या मायने हैं? देखिए अगर मैं बात करूं आपके मनोसामाजिक सिद्धांत की बात करूं तो ये आपके एरिक एरिक्सन ने दिया था, ठीक है। ये दिया था आपके एरिक एरिक्सन ने दिया था, ठीक है। जो बात मैंने आपको अभी इससे पहले बताई थी, आइडेंटिटी क्राइसिस की बताई थी। इन्होंने बताया था कि जो हमारी लाइफ होती है, जीवन होता है, वो 8 स्टेप से होकर गुजरता है, 8 स्टेज से होकर गुजरता है, ठीक है। और उसके दौरान हमारी पर्सनैलिटी के अंदर किस प्रकार का बदलाव आता है, वो चीज उन्होंने बताई थी। तो ये क्वेश्चन पहले सीबीएसई वालों ने 1-2 बार पूछा हुआ है, लेकिन कुछ टाइम से एरिक एरिक्सन के बारे में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन जैसा आपको दिया है कि बच्चों के मनोसामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के क्या मायने हैं। अब बताओ इस प्रकार के क्या मायने हैं मनोसामाजिक कल्याण को देने के? जो बच्चा अपनी पर्सनैलिटी का विकास करता है स्टेज के अलग अलग प्रारूप से गुजरकर, तो अगर उसको हम सपोर्ट दे, कल्याण को बढ़ावा दे, तो इसके क्या मायने हैं? बच्चों को सुरक्षित और नुकसान से मुक्त रखना, आश्रय प्रदान करना, बीमारी को रोकना और बीमारी से जांचना, जी नहीं, बातचीत, उत्तेजना और खेल नहीं, स्कूल स्वास्थ्य नहीं। देखो यहां पर देखो फोर्थ क्वेश्चन, भावनात्मक सुरक्षा, हमको उनको इमोशनल सिक्योरिटी यहां पर देनी पड़ेगी। जब हम लोग अपनी पूरी जिंदगी को अलग अलग स्टेप्स होकर गुजरते हैं, जैसे आप लोग को मैं अभी एडोलसेंस के बारे में बता रहा था, ठीक है। उसके बाद उससे पहले आपकी चाइल्डहुड आती है, उससे पहले आपकी शैशवावस्था आती है, ठीक है। जैसे भी आप लोगों की प्रौढ़ चल रही होगी, ठीक है, मेरी भी प्रौढ़ चल रही है तो जब आदमी ये अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और दूसरे की बात में फंस जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए किसी को पैसे की जरूरत है, और जब पैसों की किसी को जरूरत होती है तो आता है भाई मैं बहुत परेशान हूं, मुझे पैसे दे दे, ऐसा उतरा हुआ सा मुंह रहता है, ठीक है। यानी इस प्रकार के इमोशन दिखाता है जैसा पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी के अंदर है, ठीक है। और भाई मैं तेरे कल ही दे दूंगा, मैं तेरे 1 महीने के बाद दे दूंगा, ठीक है। और बहुत परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, ये हो रही है। तो वो क्या काम करते हैं? इमोशनली रूप से दूसरे के साथ खेल जाते हैं, ऐसा वो चेहरा बना के आते हैं। लेकिन जब पैसे लेने की बारी उनसे आती है, भाई वो पैसे वापस दे दे, अरे दे देंगे, हाँ ठीक है बाद में दे देंगे। कुछ दिनों बाद भाई पैसे दे दे, मुझे भी जरूरत हो रही, अरे तू तो पीछे पड़ गया, तू तो हमारे ऊपर तकादा कर रहा, दे देंगे बाद में तेरे, दे देंगे। बात खराब हो जाती है वहीं पे। तो इस प्रकार की इमोशनल सिक्योरिटी से आपको बच्चों को बताना है कि अगर कोई आपके सामने फेक इमोशन इस प्रकार के दिखाता है तो किस प्रकार से आपको उनसे बचकर रहना है। क्योंकि ऐसे आदमी बहुत प्रैक्टिकल रहते हैं जो इमोशंस के साथ खेल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इमोशनल सिक्योरिटी इस प्रकार से आपको बच्चों को यहां पर देनी चाहिए। उसके अलावा सामाजिकरण, बिल्कुल ठीक बात है, जैसे मैंने बताया ये वाली बात, भाई पैसे दे दे थोड़े से, ठीक है। तो इस सामाजिकरण के माध्यम से बच्चा समाज से चीजें सीखता है, तो उसकी फैमिली वाले, क्योंकि सामाजिकरण की पहली एजेंसी परिवार होती है, तो पहले परिवार वाले बता दें कि बेटा कोई बिल्कुल खास ही दोस्त हो और जेन्युइन जरूरत हो तो दे दियो, वरना किसी को उधार मत दियो बिल्कुल भी, ठीक है। मेरे खुद लाखों रुपए फंसे हुए अभी तक अगला है पोषण और स्नेह प्रदान करना, बिल्कुल ठीक बात है, उनको पोषण देना, उनसे लगाव करना, ठीक है, अफेक्शन करना, लगाव करना, पोषण देना तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस प्रकार से मनोसामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए। तो फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ कितने लोगों के पैसे फंसे हुए अपने दोस्त यारों के पास या रिश्तेदारों के पास, बताओ जल्दी से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि नाटक गतिविधि, यहां पर बात हो रही है आपके ड्रामा एक्टिविटी की बात हो रही है, किसके? ड्रामा,
ड्रामा एक्टिविटी मतलब मान लीजिए जैसे पौधों के संरक्षण के ऊपर मैं बात करूं, ठीक है, प्लांट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं, पेड़ पौधों के बचाव के ऊपर मैं बात करूं कि भाई एक ड्रामा करना है, ठीक है, एक ड्रामा करना है, तो यहां पर मान लीजिए कुछ अलग अलग बच्चे हो जाएंगे और यहां पर ये ड्रामा करेंगे, कोई पेड़ बन जाएगा, ठीक है, कोई पेड़ बन जाएगा, बताएगा पौधे के क्या फायदे होते हैं, पौधे के नुकसान के बारे में बताएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज हो रही है। तो इस प्रकार की बुद्धि को मापा जा सकता है, किसके द्वारा मापा जा सकता है, सामने आपकी स्क्रीन पर है उसके द्वारा, ठीक है। यहां पर बोल रहे मोहम्मद अली शेर खान कह रहे मेरा भी सर, मोनिका सोलंकी मेरे भी सर, लड़कियां भी उधार देती है, ठीक है। अच्छा, और आगे बताओ भाई, राजकुमार प्रजापति कह रहे 10,000, ठीक है। कक्षिण परवीन मेरे भी सर, ठीक है। आप कहोगे सर जेंडर स्टीरियोटाइप कर रहे हैं, क्या लड़कियां उधार नहीं देती? हमने 2-3 दोस्तों से मांगे थे, हमें नहीं दिए थे, ठीक है, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। अब आप इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल ले सकते हो इसको, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। जैसे प्लांट्स के बारे में, इनके बचाव के बारे में ड्रामा यहां पर करना है, तो जब यहां पर बच्चे आपस में ड्रामा करेंगे, ठीक है, एक इस प्रकार का रोल प्ले करेंगे, तो किस प्रकार की बुद्धि उनके अंदर होगी जिससे उसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। क्या ये आपकी अस्तित्व वाली बुद्धि होगी? देखिए नहीं, जैसे आप ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई थी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। हालांकि उन्होंने इससे ज्यादा भी बताई हुई है, ये आपकी 9वीं बुद्धि इसमें कह सकते हो जो अस्तित्व वाली बुद्धि है, लेकिन 8 बुद्धि हमको पढ़नी होती है क्योंकि आपकी सीटेट के एग्जाम में 8 ही बुद्धि आती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपकी आती है, ठीक है। तो ये तो आपकी होनी से रही। ऑडियो तो आपकी नहीं, अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होते हैं जिसमें आदमी खुद के साथ इंटरेक्ट करता है, जो बात मैंने आपको इससे पहले की क्लास के अंदर बताई थी, ठीक है। लेकिन यहां पर आप लोग देखोगे वर्बल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस और आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस ये बुद्धि उन लोगों के अंदर होते हैं जिनको अपने शब्दों के ऊपर बहुत बढ़िया कमांड होता है। जैसे मैंने बताया था, कवि हो गए, कवित्री हो गए, न्यूज रिपोर्टर हो गए, आपके वकील हो गए, ठीक है। तो इनको अपने शब्दों पर बहुत बढ़िया कमांड होता है। तो अगर यहां पर आपको ड्रामा की एक्टिविटी करनी है तो यहां पर शब्दों पर बहुत बढ़िया कमांड आपको रखनी पड़ेगी। स्पेशल इंटेलिजेंस यानी कि अमूर्त तथ्यों के आधार पर जब बच्चा चिंतन करता है, तो यहां पर कहेंगे कि भाई देखो, अगर हम पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जिंदगी कैसे रहेगी, जिंदगी की कल्पना करके सोचिए। तो यहां पर क्या काम करेंगे, अमूर्त तथ्यों के आधार पर लोग चिंतन करेंगे, बच्चे चिंतन करेंगे। और म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो जाएगी। आपने देखा होगा कि यहां पर कोई ना कोई बच्चे कविता गाते हैं, आपस में कुछ इस प्रकार के कोट देते हैं, ठीक है, जिससे म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी उन लोगों के बीच में होती है। तो आंसर आपका 4th आंसर सही हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। डीडी के साथ आप लोग जा रहे हो, बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर जी कुछ उपाय बताइए। भाई मेरे खुद पैसे फंसे पड़े हैं, मैं कैसे उपाय बता दूं, ठीक है। उपाय तो मुझे बताओ कुछ, ठीक है। आप लोगों के तो किसी के 100 है, 200 है, एक के 10,000 आए, मेरे लाखों फंसे पड़े, मुझे उपाय बताओ कुछ ना कुछ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला है कि संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका एग्जाम्पल होता है? क्या ये आपकी स्कैफोल्डिंग है, रिइंफोर्समेंट है, कंडीशनिंग है, या फिर आपकी कोग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट है? बताओ सही आंसर इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड भाई, 24,000 पर आप लोग आज लाइव आ गए हो, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे इसको बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे ही बढ़ते गए तो इस बार मैं आपके लिए फिर मैराथन लेकर आऊंगा, लेकिन मैराथन ऐसी रहेगी इस बार, जैसे हर बार रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे पूरे देश भर के अंदर, इस बार भी रिकॉर्ड टूटवाएंगे और टारगेट लेकर चलेंगे इस बार लाइव के अंदर 1 लाख लाइव का रिकॉर्ड लेकर चलेंगे। क्योंकि पिछली बार हमारे 70,000 के करीब आ गए थे, ठीक है, उससे पिछली बार 55,000 के करीब आए थे, तो इस बार 1 लाख लाइव का रिकॉर्ड लेकर चलेंगे, ठीक है। बताइए भाई आप लोग किसके साथ जा रहे हो? आप लोग जा रहे हो फर्स्ट के साथ, यहां पर जा रहे हो, बिल्कुल ठीक आपका हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग यानी जहां पर बच्चों को हेल्प दी जाती है, उनको सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। तो संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना, तो मदद करने को क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, जो आपके लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर आपका एक कंसेप्ट दिया था, ठीक है। रिइंफोर्समेंट आपका पुनर्बलन नहीं होगा। देखो रिइंफोर्समेंट का एग्जांपल मैंने आपको भी दिया था, आज अपनी पेड क्लास के अंदर मैंने इसका एग्जांपल दे दिया। रिइंफोर्समेंट के अंदर मैंने बताया था कि अगर किसी उद्दीपक को देने से रिस्पॉन्स करने की प्रक्रिया आपकी बढ़ जाए, ठीक है, तो आपका रिइंफोर्समेंट होता है। मैंने उद्दीपक पता है क्या दे दिया कि जो बच्चा इस बार सीटेट के एग्जाम में 140 प्लस लेके आएगा ना, उसको मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दूंगा। तो पेड क्लास वाले बच्चे कह रहे हम लाएंगे सर जी, 150 में से 150 लाएंगे, सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पर कर देना, ठीक है। मैंने कहा ठीक है कर देंगे, एग्जाम खत्म होने के बाद 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरव्यू ले लूंगा, ठीक है। तो जैसे आपको एक उद्दीपक मिला, उद्दीपक क्या मिला? मेरी आधी प्रॉपर्टी ले लेना, ठीक है। तो बच्चे ने रिस्पॉन्स करने की उनकी जो क्षमता होती है वो बढ़ गई कि हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, किताबों को खा जाएंगे, फाड़ देंगे किताबों को, ठीक है। तो आपका रिइंफोर्समेंट होता है। तो यहाँ रिइंफोर्समेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ मदद की बात हो रही है। कंडीशनिंग आपका होगा नहीं। कोग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट यानी जब संज्ञानात्मक द्वंद्व हो जाता है,
आप लोग सीटेट के एग्जाम की तैयारी करो, मान लीजिए साथ में आपको यूपीटेट देखने को मिल जाए। अब आपको पता है, मान लीजिए सुपर टेट की जो वैकेंसी आती है, तो सुपर टेट की वैकेंसी में आपका सीटेट भी आपका मान्य होता है और आपका यूपीटेट भी मान्य होता है। तो आपके सामने जब इस प्रकार की स्थिति हो जाए, ठीक है, आप लोग इस प्रकार के तर्क वितर्क में फंस जाए, कोग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाए, तो ये आपका कोग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होगा। जबकि आपको फंसने की बात ही नहीं हो रही, मदद करने की बात हो रही है, तो आपका स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है। ये कहता है आपके सामने कि शिक्षक जो होता है वो बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए। ठीक है भाई, इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहती है। बताओ, चिकनी मिट्टी देकर कह रहा है जो मन कर रहा है वो बना दो। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर आपको चिकनी मिट्टी अभी दे दी तो आपके माइंड में क्या चीज आ रही है बताने की, जल्दी आप लोग बताइए। ठीक है, इसका फोल्डिंग, ठीक, हाँ ठीक है भाई। आपका क्या एक क्रिएटिविटी है, क्या आपके रटने की बात यहां पर हो रही है, क्या वो उसको नॉन कोऑपरेशन की बात हो रही है, यानी सहयोग नहीं दे रही है, या फिर वो इनडिसिप्लिन की यहां पर बात हो रही है। बताओ सही आंसर क्या होगा। चिकनी मिट्टी बच्चों को दे दी कि बेटा जो तुम्हारा मन कर रहा है बनाओ, तो यहां पर किसकी बात हो रही है। बच्चे अब अलग अलग प्रकार की चीजें बनाएंगे, कोई पेन बनाएगा, कोई कॉपी बनाएगा, कोई हाथी बनाएगा, ठीक है, कोई कुछ भी बनाएगा, गधे बनाएंगे कोई। ठीक है, तो ये किसकी बात हो जाएगी। यहां पर वो बच्चों के बीच में क्रिएटिविटी को डेवलप करना चाह रही है, रचनात्मकता को बढ़ावा देना चाह रही है, तभी उसने इस प्रकार की एक्टिविटी दी कि उनके मन में जो भी आ रहा है, ठीक है, उनके मन में जो भी आ रहा है बनाओ आप लोग। यहां पर उनको रटने की बात कोई नहीं कही जा रही कि भाई आपको ये जो चिकनी मिट्टी से चीज बनानी है, आपको पेन बनाना है, सभी बच्चों को पेन बनाना है, ऐसे ऐसे बनेगा। उसने कहा जो मन में आ रहा है बना लो। ठीक है, तो रटने की बात नहीं कही जा रही, नॉन कोऑपरेशन की नहीं है, कोऑपरेशन की बात हो रही है, उनको सहयोग दे रही है वो। ठीक है, और उसके साथ में इनडिसिप्लिन नहीं, इससे डिसिप्लिन फैलता है, बच्चे अपने मन के हिसाब से चीज बनाते हैं। सो आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, क्रिएटिविटी के साथ आप लोग जा रहे हो, पहला एक आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक है, सर मैं घर बनाऊंगा, घर चिकनी मिट्टी का नहीं, नौकरी लेने के बाद पक्की मिट्टी का घर आप लोग बनाना। ठीक है, तो आइयो भगवान करे आप जल्दी अपने पैसों के बदौलत ऐसा घर, बहुत अच्छा घर आप लोग बनाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वो आपको बताना है। अर्ली प्राइमरी ईयर्स के बारे में पूछा हुआ है। क्या यहां पर फिजिकल की बात हो रही है, सोशल की बात हो रही है, कोग्निटिव की बात हो रही है, इमोशनल की बात हो रही है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट की यहां पर बात हो रही है। बताओ किस विकास पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जरा उसके बारे में आप लोग बताइए। ठीक है, सर बीपीएससी टीआरई थर्ड का बैच कब आएगा। भाई सीटेट के बाद ही आएगा, जो कुछ भी आएगा, अभी तो ये बच्चों का रिजल्ट आ जाए टीआरई 2.0 वालों का। ठीक है, बताओ भाई किसके बारे में बात हो रही है। देखिए अभी मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, और वो चैप्टर जो आपका आने वाला है वो विकास के ऊपर आएगा। ठीक है, हालांकि उससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, तो जो आपका वो विकास से संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो तब ये चीज आपको देखने को मिलेगी, जो आपके डेवलपमेंट के डोमेन होते हैं, यानी कि जो आपके विकास के जो आयाम होते हैं। ठीक है, ये भाई मेरी राइटिंग के ऊपर ध्यान मत देना। जैसे अगर मैं बात करूं आपके शारीरिक विकास की बात करूं, ठीक है, शारीरिक विकास की बात करूं, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूं, आपके संज्ञानात्मक विकास की बात करूं, यानी कि आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करूं, यानी आपके मानसिक विकास की बात करूं, या फिर आपके सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करूं, किसकी, सोशियो इमोशनल यानी कि सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास की बात करूं। ठीक है, तो ये जो आपके विकास के डोमेन होते हैं, ठीक है, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशियो इमोशनल यानी पीसीएससी, तो ये जो विकास के आपके आयाम होते हैं ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा तो बाकी के विकास के आयाम पर उसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर आपकी जो मिड डे मील योजना शुरू हुई थी 1995 के अंदर, जिसका अब नाम पीएम पोषण योजना है। ठीक है, इसलिए बच्चों को स्कूल में गुणवत्तापूर्वक भोजन दिया जा रहा है। ठीक, तो आप लोग समझे। अब यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआती वर्ष में बच्चों के किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, तो भाई सभी पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मैंने कहा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट कनेक्ट करते हैं, एक का प्रभाव बाकी सभी पर पड़ेगा, तो सभी पर ध्यान देने की जरूरत है। पीसीएससी क्या है, सभी पर ध्यान हमको देने की जरूरत है। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर आंसर आपका हो जाएगा फिजिकल पे भी, सोशल पे भी, कोग्निटिव पर और इमोशनल, यानी कि PCSE। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग नहीं होगा। तो आंसर आपके क्या हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। जब उनका हम कोग्निटिव डेवलपमेंट करते जाएंगे तो अमूर्त चिंतन तो बच्चा अपने आप करता जाएगा। सो राइट आंसर आपका कहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग यहां पर किसके साथ जा रहे हो, आप लोग यहां पर थर्ड के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है आपका। ठीक है, चलो भाई 25,000 हो गए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, इसके ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अजर्सन यानी कि अभिकथन। एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण सम्मिलित करती है। ठीक है, वो क्या काम करती है, बच्चों को संवादात्मक बनाने के लिए, यानी उनको कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है,
क्या काम कर रही है? अपने एनवायरनमेंट से एग्जाम्पल उठा उठा के दे रही है। तो आपको बताना है, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, जब मैं भी आपको पढ़ाता हूं तो आपके एनवायरनमेंट से एग्जाम्पल उठा के आपको देता हूं, ऐसे पढ़ाता हूं ना मैं आपको, और आपको पढ़ाने भी ऐसे चाहिए, बच्चों के वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, जिस बारे में आपके एनसीएफ 2005 ने बात करी थी। तो उनको उदाहरण देती है, ठीक है भाई, उनको इस प्रकार से करना चाहिए उसको, ठीक है। तर्क इसमें दिया है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल ठीक बात है, सोशियो कल्चरल की यहां पर बात हो रही है। देखिए, जो अपना बच्चा होता है वो अपने समाज संस्कृति से सीखता है। अगर अपनी क्लास में जाएगा, वहां पर क्लास में उसको अलग अलग समाज के, अलग अलग संस्कृति के बच्चे देखने को मिलेंगे, जिससे वो आपस में इंटरेक्ट करके सीखता है। तो सामाजिक संस्कृति सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल ठीक बात है, दोनों सही है, और एक इसकी सही की व्याख्या यहां पर कर रहा है। ये आंसर यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव यानी कि कौन सा आपका इमोशन नहीं है? मेमोरी की यहां पर बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए, मेमोरी भी आपकी ध्यान रखना, तीन प्रकार की मेमोरी होती है आपकी। सेंसरी मेमोरी, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो क्या ये मेमोरी से संबंधित है या आपके क्रोध से संबंधित? अबे गधे बताओ, गधे कहीं के, मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो मैंने अपने अंदर क्रोध का इमोशन दिखाया है, तो जो क्रोध का इमोशन दिखाया, क्या ये भाव है? ये तो भाव है ना। जैसे मैंने कहा बेवकूफ कहीं के, पागल, गधे, ठीक है। तो मैं गुस्सा कर रहा हूं आपके ऊपर, सीरियस नहीं कह रहा, गुस्सा कर रहा हूं। फिर मैं प्यार के दिखाया, कह रहे मेरे बहुत बढ़िया बच्चे यार, तुम इतने रोज आते हो, लाइव की संख्या में इंडिया के अंदर रिकॉर्ड बनाते हो, तुम सब बहुत बढ़िया करोगे, तुम जैसा बच्चा मतलब है ही नहीं कोई भी इतना बढ़िया, ठीक है। तो ये इमोशन मैं प्यार का भी दिखा रहा हूं, डर का भी दिखा रहा हूं कि चुपचाप क्लास को पढ़ लो, एग्जाम तक सही तरीके से पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे, कहीं पर करते फिरोगे, रिक्शा चलाते नजर आओगे, ठीक है। तो मैंने आपको डर भी दिखाया। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके तीनों के तीनों इमोशंस होते हैं। अब आप लोग कोई इमोशन मत दिखाना मुझे अपना, लेकिन मेमोरी जो होती है ये आपके इमोशन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? मेमोरी हो जाएगा। ये बेसिकली मेमोरी आपकी तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी के अंदर बच्चे को जो कोई चीज ध्यान रहती है, व्यक्ति को कोई चीज ध्यान रहती है, 1 से 2 सेकंड तक के बीच में उसको यहाँ पर चीजें ध्यान रहती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म मेमोरी की, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है आपकी 30 सेकंड तक आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है। देखो, आमिर खान की एक मूवी आई थी गजनी, तो गजनी मूवी के अंदर आमिर खान को जो चीज याद रहती है सिर्फ 15 मिनट तक याद रहती थी। तो आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि जो आमिर खान को अंदर वो बीमारी थी 15 मिनट के अंदर भूल जाने की, तो उस बीमारी का नाम क्या है? जरा कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, गूगल मत करना कोई, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जहां पर व्यक्ति को जो होती है चीजें याद 30 सेकंड से ज्यादा तक की उसकी होती है, तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो आपके मेमोरी के टाइप्स आपके पूछे हुए कई बार एग्जाम में आ भी जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका पहला होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आपके गुस्सा, गुस्सा तो मैंने अभी दिखा दिया, तुम पागल हो क्या गध, इतना बताने के बाद भी आंसर नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये गुस्सा होता है आपका, ठीक है। तो ये तो इमोशन होते हैं तीनों, तो आंसर आपका फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इमोशन मैंने कैसे चेंज करा आपके सामने। अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि यहां पर बात हो रही है इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है। किसके? इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कुछ भी कह दीजिए। इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? मोटिवेशन के दो टाइप्स आपसे पूछे जाते हैं, एक होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन, एक होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्या होता है? एक होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, ठीक है। इंटरनल मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जिसमें आदमी किसी काम को खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए करता है, ठीक है, खुद की क्यूरियोसिटी के लिए करता है। भाई मुझे ये चीज जाननी है तो मुझे किताबें पढ़नी है, ठीक है। तो यहां पर इंटरनल मोटिवेटेड है, यार मुझे सीटेट का एग्जाम पास करना है क्योंकि मुझे जॉब लेनी है, मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मुझे अपनी जिंदगी को सुधारना है, तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना। इंटरनल मोटिवेशन है, यार बस एक बार सीटेट का एग्जाम पास हो जाए, उसके बाद घर वाले मेरी शादी करा देंगे, ठीक है, तो मेरी शादी अच्छे खासे से हो जाएगी। एक्सटर्नल मोटिवेशन है, सीटेट का एग्जाम पास हो जाए, मेरे पापा मुझे अच्छा से मोबाइल फोन देंगे, ठीक है, या बाइक देंगे, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो आपको ध्यान रखना, इंटरनल मोटिवेशन सबसे बेस्ट इसके अंदर आपका माना जाता है एक्सटर्नल मोटिवेशन के कंपैरिजन में। अब बताइए उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? हर विद्यार्थियों के हर एक प्रयास की प्रशंसा कर हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, जैसा आप लोग यहां पर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, हर क्वेश्चन पर मैं कहूंगा बहुत बढ़िया मेरे शेर, बहुत बढ़िया शेरनी हो, ठीक है, इस प्रकार से अगर कहूंगा, तो क्या ये आपका इंटरनल के अंदर आएगा या फिर आपका एक्सटर्नल के अंदर आएगा? बताओ। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके,
अवांछनीय व्यवहार कैसे होगा? मान लीजिए कमेंट बॉक्स में अभी कोई उल्टा सीधा कुछ भी बोल जाता है तो मैं उसको पनिशमेंट करूंगा, ठीक है। पनिशमेंट कैसे करूंगा? भाई इसको ब्लॉक कर दे। अगर ऑफलाइन क्लास में होगा तो वही इसकी टांगे तोड़ा दूंगा, ठीक है, कह दूंगा चल मुर्गा बन, ठीक है, और मुर्गा बन के लड़कियों के सामने कुकड़ू कुकड़ू कर। तो इस प्रकार से मैं उसको पनिशमेंट करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, बच्चों को आपको किसी प्रकार की पनिशमेंट नहीं देनी है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं ना। तो अवांछनीय व्यवहार को दंडित आप नहीं कर सकते, हालांकि आपके एक्सटर्नल मोटिवेशन में आ जाता है, क्योंकि इस मोटिवेशन के द्वारा हम मतलब गलत हरकतें करते हुए, शरारत करते हुए डरते थे। विद्यार्थियों में कंपटीशन को बढ़ावा देकर, अगर हमने विद्यार्थियों में कंपटीशन को बढ़ावा दे दिया तो इससे क्या होता है? इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, क्योंकि विद्यार्थियों में कंपटीशन को बढ़ावा दिया, जो फर्स्ट आएगा उसको यहां पर कुछ ट्रॉफी मिलती थी, जैसे स्कूल वगैरह में होता था, ठीक है। आपको मिली है कुछ या नहीं मिली? बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ठीक बात है। जब बच्चा अपने प्लेजर के लिए, आनंद के लिए, किसी जिज्ञासावश किसी चीज को जानता है, काम को करता है, तो वो आपका इंटरनल मोटिवेशन के अंदर आता है, ठीक है। तो ऊपर के तीनों आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन के एग्जांपल है और नीचे वाला आपका इंटरनल मोटिवेशन का एग्जांपल है। तो आंसर आपका फोर्थ यानी डी आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं? यानी जो चीजें होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, उनको कैटेगराइज करना स्टार्ट कर देते हैं। सेंसरी में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट में या फिर फॉर्मल में? बताओ यार, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो बच्चे ऑपरेशन करना शुरू कर देता है इस प्रकार के, ठीक है, वो किस स्टेज में करना शुरू कर देता है? क्लासिफिकेशन किस स्टेज में करना शुरू कर देता है? ये छोटा है, ठीक है, ये बड़ी उंगली है, ये छोटी उंगली है, ऐसे क्लासिफिकेशन कर दिया। ये मोटा है, ये छोटा है, मतलब वस्तु का जो क्लासिफिकेशन करता है छोटे बड़े घटते बढ़ते के आधार पर। तो जितने भी मोस्टली ऑपरेशन होते हैं वो बच्चा करना शुरू कर देता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के अंदर, जब बच्चा आपका होता है 7 साल से लेकर 11 साल तक का। क्योंकि 7 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों को लगभग सभी जो ऑपरेशन होते हैं, संक्रियाएं होती है, वो करना आ जाते हैं, ठीक है। और जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, इसमें ज्यादातर ऑपरेशन बच्चों को नहीं आते, ठीक है। सो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, थर्ड आंसर यहां पर सही हो जाएगा। आप लोग यहां पर किसके साथ जा रहे हो? सीसी के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि अंजनी अपने दोस्तों के कार्य को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। अच्छा भाई, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में जो अंजनी है, ठीक है, वह संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? तो ये आपके लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत पूछ लिया, जिन्होंने 3 लेवल बताए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बताए थे। इनकी 2-2 स्टेज बताई थी। तो यहां पर पूछ लिया ये आपके किस लेवल पर है, तो आपको लेवल पूछा है। तो क्या ये कन्वेंशनल है, प्री कन्वेंशनल है या पोस्ट कन्वेंशनल है? तो फॉर्मल तो आपका कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब बताओ किस स्टेज पर होगा जहां पर अंजनी कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा, तुम मुझे प्यार दोगे तो मैं तुम्हें प्यार दूंगी, ठीक है। छोटी बच्चे की बात हो रही है, कभी बड़े समझ लो यहां पर, ठीक है। ठीक है, तो छोटे बच्चे की यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर जैसे तुम मेरे टिफिन को खाते हो, ठीक है, तो मैं भी अब तुम्हारे टिफिन को खाऊंगी। तुमने मेरे चाटा मारा, मैं भी तुम्हें यहां पर चाटा मारूंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से टिट फॉर टैट की बात हो रही है। जैसे को तैसे की अवस्था, कौन सी अवस्था होती है? ये जो आपकी अवस्था होती है, ये आपके किसके अंदर आती है? ये आती है आपके प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर आती है, जिसके अंदर आपके टिट फॉर टैट वाली आ गई, एक आपके पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाली आ गई। सो राइट आंसर आपका प्री कन्वेंशनल हो जाएगा। सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? सेकंड के साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक है। हिंदी का क्लास दीजिए सर। भाई हिंदी की मैंने भी आई थिंक 1 क्लास ली थी, 2 ले ली हिंदी की, तो कल आपको तीसरी दूंगा, ठीक है। और हिंदी की आपने देखा होगा लैंग्वेज कितनी बढ़िया पूछता है, और जो मैं वहां पर क्लास करा रहा हूं आप लोगों के लिए, उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म कीजिए। मतलब यहां पर आपको एक सही मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। किस किस की बात हो रही है? लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है, जिसके सामने लिखा है सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल्स। यार पहले ही ठीक है। लेव वाइगोत्स्की ने कल्चरल टूल से संबंधित चीजें बताई थी कि जो बच्चा होता है समाज से जब इंटरेक्ट करता है, तो जो सामाजिक उपकरण होता है, मान लीजिए सामाजिक उपकरण भाषा ले लिया, लैंग्वेज ले लिया, उसके माध्यम से बच्चा आपस में समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, ठीक है। तो कल्चरल टूल्स की, साइकोलॉजिकल टूल्स की बात किसने करी थी? लेव वाइगोत्स्की ने करी थी, पहला ठीक है आपका। हार्वर्ड गार्डनर ने जी फैक्टर इंटेलिजेंस की बात नहीं करी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी थी। किसकी बात करी थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करी थी, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करी थी। ये तो गलत हो गया। जीन पियाजे ने स्कैफोल्डिंग की बात नहीं करी थी, आपके वाइगोत्स्की ने करी थी, ठीक है, वाइगोत्स्की ने करी थी। लॉरेंस कोहलबर्ग ने इमोशनल मैच्योरिटी की बात नहीं करी। आंसर तो आपका भाई पहला ही यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के लिए अवसर दे रहा है।
कि भाई लड़कों, जो भी तुम्हें दिक्कत आ रही है पूछो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़ा हूं, ठीक है। जो भी टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। और लड़कियों के बस की कुछ नहीं है। पता नहीं है रोज वीडियो क्यों देखने आती है पागल सी, जब तुम्हारे बस की है ही नहीं कुछ भी, तो क्यों वीडियो देखना है? जाओ घर का चूल्हा चौकट करो। मतलब मैं लड़कियों को नहीं कह रहा ये वाली बात, ठीक है, ये कह रहा हूं मतलब इस तरीके की अगर कोई मानसिकता रखता है टीचर। और आपने देखा होगा पहले के टीचर इस प्रकार की मानसिकता रखते थे, फैमिली वाले भी रखते थे, टीचर भी रखते थे, लड़कियों को पढ़ने से रोक लेते थे, ठीक है। हालांकि अभी भी जो बैकवर्ड एरिया है वहां पर इस तरीके की चीजें होती है। तो वह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है, किसका प्रेजेंटेशन है? कि जेंडर एम्पावरमेंट की बात हो रही है। जेंडर एम्पावरमेंट की बात तो तब होती है ना जब मेल फीमेल को दोनों को बढ़ावा देने की बात होती। लड़कियों को भी ये वाली बात कहा जाता है कि लड़कियों तुम भी पूछो क्वेश्चन, जो तुम्हें क्वेश्चन पूछना है मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़ा हूं, ठीक है। तो मैंने लोंडे लफाड़ों के लिए गई, लड़कियों के लिए कुछ नहीं कहा, बेचारों के लिए, ठीक है। यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है। जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं हो रही, दोनों जेंडर को समान की बात नहीं हो रही। यहाँ पर पूछने का अवसर सिर्फ लड़कों को दे दिया, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है सीधा जेंडर वाइज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? जेंडर वाइज हो रहा है कि सिर्फ लोंडे लफाड़े पूछेंगे, लड़कियां सवाल नहीं पूछेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर बाइस हो जाएगा। जेंडर पेरिटी तो आपका हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पर थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में किसकी आवश्यकता होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसे आप उसने जेंडर के आधार पर भेदभाव कर दिया कि सिर्फ लड़के पूछेंगे लड़की नहीं पूछेंगे, जबकि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है? हमें सभी बच्चों को समान एजुकेशन देनी है, कोई भेदभाव नहीं करना, ना उनके जेंडर के आधार पर, ना उनके सामाजिक स्तर के आधार पर, ना उनके आर्थिक स्तर के आधार पर, ना उनके आईक्यू लेवल के आधार पर, हमें कोई भेदभाव ही नहीं करना। कोई बच्चा सामान्य है, दिव्यांग है, कोई बात नहीं, हम सभी को एक जैसे एजुकेशन देंगे। तो इसमें किसकी आवश्यकता है? मानकीकृत पाठ्यक्रम। क्या आ गया? मानक। मानक को तो देखते मैंने क्या कहा, इसको उड़ा दो बढ़िया तरीके से, ठीक है। रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, यानी जो स्टीरियोटाइप होता है इसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। जैसे इससे अभी वाला पहला क्वेश्चन गया कि सिर्फ लड़के क्वेश्चन पूछेंगे, लड़कियां क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो लड़कियां क्या कहेगी? जा लड़कों से ही पढ़वा ले अपना, ठीक है, हम नहीं आएंगे आज के बाद तुम्हारा वीडियो देखने, आया चल के लड़कों को बता रहा है। तो क्या होगा? ठीक है, मेरा भी यहां पर लॉस हो जाएगा। और इस प्रकार की स्टीरियोटाइप अगर समाज में चलेगी तो लड़कियों को फिर पीछे धकेला जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना। अगला है इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर देखो, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, अगम्य नहीं सुगम्य, ठीक है, अगम्य नहीं सुगम्य इमारती ढांचे की यहां पर बात होती है। देखो, अगर मान लीजिए आपके क्लासरूम में, आपके स्कूल में कोई दिव्यांग बच्चा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर आपको पढ़ाया था, नहीं देखा तो यूट्यूब पर सर्च मार लिया करो, सभी टॉपिक आपको सभी टॉपिक मेरे मिल जाएंगे, ठीक है। और फेक चैनल से दूर रहना, ठीक है, दुनिया भर के फेक चैनल मेरे नाम से बने हुए हैं, फेक मतलब वेबसाइट बनी हुई है, तो उनसे दूर रहना, मेरे इसी चैनल पे मैं पढ़ाता हूं। अगर किसी बच्चे को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है, कोई सही से चल नहीं पाता, तो क्या ऐसे बच्चों के लिए आप जो बच्चे की क्लासरूम है, क्या उसके फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर रखोगे, ग्राउंड फ्लोर पर रखोगे? अपनी व्हील चेयर के माध्यम से बेचारा चलता है। अगर इस प्रकार का कोई बच्चा दिव्यांग बच्चा है तो उनके लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था करोगे या नहीं करोगे? अगर इस प्रकार का कोई बच्चा है तो उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर पर करोगे या उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। तो इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अपने स्कूल में रखना है, तभी आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन अच्छे प्रकार से हो पाएगी, ठीक है। विविधता को स्वीकृति, बिल्कुल ठीक बात है। इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहते हैं कि जो विविधताएं होती है, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, सभी को सम्मान देना है, सभी की जो आपकी विविधता होती है उसको एक साथ करके आपको आगे बढ़ावा देना है। सो राइट आंसर आपका फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, डीडी के साथ आप लोग जा रहे हो, दीदी बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा क्वेश्चन आपको दिया है, अभिकथन यानी कि अजर्सन आपको दिया है कि सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। इससे पहले क्वेश्चन गया था, उसमें कहा था कि बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को उपेक्षा करनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, जबकि आपको बच्चे से जुड़ी हर चीज को जानना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। आप लोगों को अलग अलग समाज से आते हो, अलग अलग संस्कृति से आते हो, जरूरी नहीं है सभी बच्चे आप लोग अमीर हो, बहुत गरीब घर से बच्चे आते हैं मेरे पास, तो ऐसे ऐसे बच्चे आप लोग यकीन नहीं करोगे वो बेचारे कैसे कैसे पढ़ते हैं। तो अगर आप लोग सुविधा वंचित समूह से आने वाले ऐसे बच्चे आपके सामने स्कूल में आ रहे हैं, ठीक है, रियल लाइफ में आपके सामने आ रहे हैं, तो उनकी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए और उनको आपको सम्मान भी देना चाहिए, ठीक है। कारण इसमें दिया है कि पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। जी नहीं, जो यहां पर करिकुलम बनना चाहिए, करिकुलम का डिजाइन तैयार करना चाहिए, वो एवरेज बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए, वो सभी बच्चों के लिए होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? आपका लचीलापन उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जहां पर बच्चे की क्षमता के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सके, तो औसत बच्चों के लिए नहीं होगा। तो यहां पर अजर्सन ठीक है और आपका आर गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो यहां पर आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। आप लोग किसके साथ जा रहे हो? ए के साथ। ए के साथ क्यों जा रहे हो भैया आप लोग? ए सही है, आर गलत है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो आंसर आपका इसके अंदर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। आप लोग अलग अलग क्या हो, अलग अलग योग्यता वाले बच्चे हो, तो आपकी पूर्ति कैसे की जा सकती है? भाई तुम लोगों की तो की नहीं जा सकती, ठीक है, लेकिन जितनी मैक्सिमम होती है मैं अपनी तरफ से करता हूं। देखो मैंने आप लोगों के लिए सोशल साइंस और साइंस की क्लास भी चलवाई, ठीक है, ताकि पेपर 2 के अंदर वहां से आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। बाकी मैं अपने लेवल पर आपको डेली क्लास देता ही हूं, तो जितनी पूर्ति की जाए वो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए करवाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपकी क्लासरूम में इस प्रकार के बच्चे हो, आप जैसे नहीं छोटे बच्चे हो, ठीक है, जिनकी अलग अलग आपकी नीड होती है, तो कैसे करोगे? श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर, देखो यहां पर कर सकते हो आप, ठीक है। उनको ऐसे टास्क दे दो यहां पर उनकी श्रेणी के अकॉर्डिंग हो। जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चों को सीखने के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको यहां पर आसान टास्क दे दिया। कुछ बच्चा आपकी क्लासरूम में ऐसे भी होंगे जो टैलेंटेड होंगे, उसको बड़ा टास्क दे दिया, या उनसे कह दे कि बेटा इनकी भी थोड़ी हेल्प यहां पर करा दे, ठीक है। तो उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग, उनकी यहां पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको यहां पर कार्य देकर की जा सकती है, ठीक है। मानकीकृत को देखते मैंने कहा था बिल्कुल गलत काट देना, क्योंकि इससे बच्चों के बीच में तुलना होती है, तुलना हमको बच्चों के बीच में नहीं करना। केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकता को संबोधित करना है। सामान्य शिक्षार्थियों की यानी कॉमन लर्नर्स और बाकी के कहा जाएंगे, ठीक है, तो उनको भी देना है ना आपको। विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके, यानी अलग जो आपके अलग अलग प्रकार के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई दिव्यांग बच्चा है और उसकी आवश्यकता है, जैसे मैंने बताया, मान लीजिए दिव्यांग बच्चा है, तो आपको कैसा रखना चाहिए? सुगम्य इमारती ढांचा रखना चाहिए, ठीक है, एक्सेसिबल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आपने स्कूल में ऐसी सुविधा नहीं दी, उसको इग्नोर कर दिया, तो क्या ये आप उनकी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं? जी नहीं, पूरा नहीं करते, तो आपको उपेक्षा, इग्नोर तो आपको करना ही नहीं है बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को। सो राइट आंसर आपका फर्स्ट यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर। अगले के ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अगला आपके सामने दिया हुआ है कि अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस सब्जेक्ट को लेकर अनेक भ्रांतियां यानी कि अनेक मिसकंसेप्शन है, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है कि अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अब देखो आज की डेट के अंदर आपने एक प्रोग्राम देखा होगा बाला, ठीक है। ये बाला कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा भी चुका है। बाला का मतलब होता है बिल्डिंग, बिल्डिंग ए का मतलब होता है एज, एल का मतलब होता है आपका लर्निंग, और ए का मतलब होता है एड्स, ठीक है। यानी बिल्डिंग को एक लर्निंग एड के रूप में इस्तेमाल करेंगे, यानी सहायक सामग्री के रूप में इस्तेमाल करेंगे। किसकी बिल्डिंग को? स्कूल की बिल्डिंग को। तो आपने देखा होगा अपने आसपास स्कूल में देखना, तो स्कूल की दीवारों पर आपके लिखे होते हैं, काउंटिंग लिखी होती है, टेबल बनी होती है, ठीक है, आपके अल्फाबेट लिखे होते हैं। उसके अलावा आपके छोटे बड़े, आपने देखा होगा अंतरिक्ष भी बना होता है, ठीक है, सौरमंडल भी आपकी दीवार पर बना होता है स्कूल की दीवार पर। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि बच्चा डेली स्कूल में जाता है, और जब बच्चा डेली स्कूल में जाता है तो इन चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, तो उसकी भाषा का विकास होता है, उसकी नॉलेज यहां पर बढ़ती है, ठीक है। तो इसलिए ये आपके प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कायाकल्प की योजना चली अभी यूपी के अंदर आपकी चली, ऐसे मतलब बहुत सारी योजनाएं चलती है। तो अगर मान लीजिए बच्चे के बीच में कोई मिसकंसेप्शन यानी भ्रांति हो रही है, बच्चे ने कहा कि जो सूरज होता है, तो सूरज तो इतना सा दिखाता है अंतरिक्ष के अंदर, लेकिन आप तो बता रहे हो कि सूरज हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पृथ्वी हमारी ज्यादा बड़ी है, ठीक है, सूरज तो इतना सा होता है, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा कि जो सूरज होता है तो हनुमान जी ने उसको खा लिया था, तो इतना सा होता है, इसका मतलब सूरज आप बता रहे हो बहुत बड़ा होता है। अब बच्चे के कुछ भी यहाँ पर मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात इस प्रकार की बात की हो रही है, ठीक है, हालांकि पुरानी कथाओं में तो ये बात सत्य होती है कि हनुमान जी ने कर दिया था उनका काम, ठीक, लेकिन अगर बच्चे के मन में किसी भी प्रकार की कोई मिसकंसेप्शन होता है, ध्यान रखना है बच्चे की भोली भाली अवधारणाएं होती है जिनके बारे में एनसीएफ ने कहा हुआ है, और इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानना है, इसको बड़ा महत्वपूर्ण मानना है। अगर बच्चा इस प्रकार के मिसकंसेप्शन बताता है तो उसको आपको सम्मान देना चाहिए, टीचिंग प्रोसेस में उसको इंक्लूड करना चाहिए, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और कभी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। अच्छा आजा तुझे बताओ भी सूरज इतना सा है, देख अभी तेरे में 2 डंडे लगेंगे, सूरज तुझे बहुत बड़ा दिखेगा, ये वाला काम नहीं करना। तो सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए, बिल्कुल नहीं अस्वीकृत नहीं, उनको स्वीकृत करना चाहिए, ठीक है। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जाननी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, तर्क जाननी चाहिए कि बेटा सूरज को आप क्यों बता रहे हो इतना छोटा था। सूरज बताएगा जैसे मैंने बताया जी हनुमान जी ने उसको खा लिया था, अच्छा फिर हम उसको बताएंगे तरीके से कि देखो यार हनुमान जी जो है ना अपने साइज को बहुत बड़ा बढ़ा लेते थे, तो इस वजह से उन्होंने खा लिया था सूरज जी को, ठीक है। तो यहां पर उनके तर्क को जानेंगे और फिर उनको हम रेमिडियल टीचिंग देंगे, ठीक है। विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देंगे, बिल्कुल गलत, आपको किसी भी बच्चों को मेमोराइज नहीं कराना, याद नहीं कराना, और नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करके, ना ही नकारात्मक ना ही सकारात्मक पुनर्बलन आपको दोगे, तो उन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों को तर्क जानोगे और उसको सम्मान देंगे, तो आंसर आपका सेकंड यहां पर सही हो जाएगा। बीबी के साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई आपका। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर यह रहा, विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए
निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब मान लीजिए कोई कंसेप्ट बच्चों को समझा रहे हो, मान लीजिए बच्चों को आप सोलर सिस्टम के बारे में बता रहे हो, किसके बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में बता रहे हो, सौर मंडल के बारे में बता रहे हो, या सीडीपी के बारे में बता रहे हो, कुछ भी समझा रहे हो, तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों में सीखने की तत्परता, बिल्कुल ठीक बात है, रेडीनेस उनके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, जो आदमी किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर होगा तो जल्दी सीख जाएगा। आप लोग यहां पर तत्पर हो सीखने के लिए, क्योंकि मैंने कहा हुआ सीटेट का एग्जाम पास नहीं करोगे, मेन एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी। अच्छा सर ऐसी बात है, ऐसी बात है, तो आप लोग सीखने के लिए तत्पर हो गए, क्यों, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो इससे आपकी क्या बढ़ती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीखने की तत्परता विद्यार्थियों के अंदर होनी चाहिए, जिससे आपकी लर्निंग बहुत बढ़ती है। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, बिल्कुल ठीक बात है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों को आप कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हो, मैं आपको सीडीपी का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, तो मुझे आपके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता होनी चाहिए कि आपका किस समाज साथ हो, किस संस्कृति साथ हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ एग्जाम्पल दी जाए। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैली को, ठीक है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, अगर छोटे बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, ठीक है, हम उसको कोई कंसेप्ट समझा रहे, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा तरीका है, दूसरे माध्यम से समझा लेते हैं। देखो पहले जो मैथ्स के टीचर होते थे ना, तो मैथ्स के टीचर क्या काम करते थे, पहले बहुत बड़ा सोल्यूशन कराते थे, ऐसे 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 ऐसे, बोर हो जाते थे। फिर पता है टीचर क्या कहता था, एक तो ये वाला तरीका है बड़े वाला, या तो इससे कर लो, एक छोटा तरीका और बताता था कि तो कोई शॉर्टकट है, ऐसे ऐसे करके आंसर आ जाएगा। तो हम कहते थे सर ये वाला बढ़िया लगा तरीका। ठीक है, तो जो यहां पर लर्निंग स्टाइल्स होती है, बच्चा जिसको पसंद कर रहा है तो उसको अपनाना चाहिए। तो यहां पर सभी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी फोर्थ के साथ आप लोग पहुंच जाओगे, डीडी के साथ आप लोग यहां पर जा रहे हो। नहीं भाई आपका अनुशीन आपने गलत दे दिया, ठीक है, ए नहीं, आपका फोर्थ आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। एक कक्षा परीक्षण के दौरान, ठीक है, एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया, तो शिक्षक को क्या चाहिए। अगर मान लीजिए टीचर बच्चों को कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा है, ठीक है, मान लीजिए सोलर सिस्टम से पढ़ा रहा है, और ये पढ़ाते के दौरान बच्चे ने गलत आंसर दे दिया, तो क्या करना चाहिए। हमारे वाले पता है क्या काम करते थे, खड़ा हो जा, ठीक है, चल भाई तू भी खड़ी हो जा, ठीक है, और खड़ा करके या तो हाथ खड़े कर दिए, या मुर्गा बना दिया, लड़कियों को मुर्गी बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार की पनिशमेंट देते थे, थप्पड़ मारते थे। आप लोग क्या काम करोगे, टीचर को क्या चाहिए, वह बच्चों को डांटे और अधिक मेहनत करने के लिए कहे। ये हमारे साथ होता था काम, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। ठीक है, तो ये काम आपको नहीं करना है। ठीक है, माता पिता को बुलाकर शिकायत करे कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे। मैंने बताया हमारे यहाँ पर मैडम ऐसे करती थी, पढ़ भी लो तब भी ये कहती थी शैतानी कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक है, कुछ भी कर लो, वो हर बात पे करती थी। ठीक है, तो पेरेंट्स के नाम पर वैसे गुस्सा आता था, तो पेरेंट्स को बुलाकर शिकायत यहां पर नहीं करनी। विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने के लिए कहना, ये पनिशमेंट के रूप में होता था। अबे तूने गलत दे दिया, एक काम कर, जैसे 100 बार लिख कर ला, या उसको होमवर्क में दे दिया कि घर से तू 100 बार इसको लिख कर लाएगा, तो इस प्रकार की पनिशमेंट देते थे। तो इस प्रकार की पनिशमेंट भी आपको नहीं देनी। ठीक है, छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाए और उसके क्या है, फाउंड आउट कंसेप्चुअल चैलेंज इन द स्टूडेंट्स थिंकिंग एंड टीच अकॉर्डिंगली। ठीक है, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाए। अगर मान लीजिए आप कोई कंसेप्ट उसको समझा रहे हो, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो मारना पीटना नहीं है, डराना धमकाना नहीं है, पेरेंट्स को नहीं बुलाना, उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर शिक्षण देना पड़ेगा। और छात्रों की सोच में चुनौतियों का पता लगाए कि वो बच्चा किस प्रकार से समझ रहा है, कहां उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो राइट आंसर आपका फोर्थ, यानी कि डीडी आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे यानी कि एक साथ पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन में यही होता है आपका। इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, यहां पर किसी भी प्रकार से उनका एक्सक्लूजन यानी कि बहिष्करण नहीं किया जाता। ठीक है, कि मान लीजिए तुम जो है ना दिव्यांग बच्चे हो जाओ, तुम्हें दूसरे स्कूल में हम लोग पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं किया जाता यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भेदभाव नहीं किया जाता, भागीदारी रखी जाती है, अन्य बाधाओं को दूर करके एक साथ उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच के अंतर की सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, बाधक के रूप में नहीं देखा जाता भाई, इसमें एक साधन के रूप में देखा जाता है जो उन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप लोग किसके साथ जा रहे हो, ए के साथ जा रहे हो, पहला दूसरा ए आपका ठीक है। ये गलत है क्योंकि आपका बाधक नहीं है। आपने देखा होगा जैसा जो हमारे स्कूल के अंदर सीनियर होते थे और हम उनसे कुछ हेल्प लेते थे या उनको कुछ बताते थे, तो एक हेल्प करता था, बाधक नहीं बनता था। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर की सीखने में बाधक के रूप में नहीं देखा जाता। ए आंसर आपका ठीक है। बढ़ते आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक सामाजिक और रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को, यहां पर देखो कौन सी क्लासरूम की बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है कंस्ट्रक्टिविस्ट
और सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की बात हो रही है। यानी ये एक ऐसी क्लासरूम जहां पर बच्चे आपस में इंटर कनेक्ट करके सीख रहे हैं, रचनावाद के माध्यम से यहाँ पर सीख रहे हैं। तो उसमें शिक्षक को क्या होना चाहिए और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी कैसी होनी चाहिए वो आप लोग बताइए। देखो, शिक्षक को क्या होना चाहिए, गतिशील यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए शिक्षक के अंदर, मोबिलिटी यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, जहां पर बच्चों की जो एवरेज होती है, परफॉर्मेंस होती है, उसको बढ़ा सके। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आपके एग्जाम में आता है, उसको यहां पर बढ़ाया दिया जा सके। ठीक है, और जो मेज व कुर्सी है वो कैसी होनी चाहिए, जिन्हें खिसकाया जा सके। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे मान लीजिए अगर यहां पर बात हो रही है सामाजिक संरचनात्मक क्लासरूम की बात हो रही है, किसी बच्चे को देखने के अंदर दिक्कत आ रही है, ठीक है, चलने के अंदर दिक्कत आ रही है, तो यहां पर जो भी मेज कुर्सी होगी उसके अंदर आप लोग इस प्रकार की व्यवस्था रखिए जिसको आप लोग चेंज कर सके। क्योंकि मैंने आपको बताया सभी चीजें आपको बच्चे के अकॉर्डिंग करनी है, पूरे सिस्टम को बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज करना है, बच्चा सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका तानाशाह तो कभी नहीं हो सकता टीचर, वो बात भूल जाओ कि टीचर तानाशाह पहले वो आपका होता था। ठीक है, तो गतिशील नियत यानी फिक्स नहीं होता है, ये आपका मूवेबल होता है। सो राइट आंसर आपका पहला यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसके ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है, तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्कूल की आप लोगों से अपेक्षा है, छोटे बच्चों से अपेक्षा है, हमारे स्कूल के अंदर ज्यादातर बच्चे अच्छे नंबर लेकर आए, लेकिन कुछ बच्चे अच्छे नंबर लेकर नहीं आ रहे। मान लीजिए आप लोग सीटेट में कुछ बच्चे, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे 140 लेकर आओ, 130 लेकर आओ, अगर आप लोग नहीं लेकर लाओगे तो क्या करूंगा मैं, या स्कूल क्या करेगा ऐसे बच्चों के लिए। इन बच्चों में कमी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो भाई कमी पर ध्यान केंद्रित कैसे करोगे, ठीक है, कमी पर ध्यान केंद्रित करोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, रिमिडल टीचिंग आप लोग उसको दे सकते हो। ठीक है, पहली ये लगा रहा हूं, मुझे पता था इसी के साथ जाओगे। माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि पर जाओगे, अरे किसी के माँ अमीर है गरीब है उस समय क्या मतलब। ठीक है, अगर बच्चे को अगर दिक्कत आ रही है, प्रदर्शन नहीं कर पा रहा, तो उससे माता पिता के इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर बच्चे का किसी भी समाज से आता हो, इस समय क्या है, स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार। यहां पर देखो क्या बात आ गई, सिस्टम बच्चे के अकॉर्डिंग बदलेगा, बच्चा सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं बदलेगा। अगर यहां पर बच्चा स्कूल की अकॉर्डिंग यहां पर प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है, प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन बदलेगा, बच्चा नहीं बदलेगा, पूरा सिस्टम आपके बच्चे के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो स्कूल का वातावरण बदलो, आपके स्कूल के वातावरण में दिक्कत है, क्लासरूम के वातावरण में दिक्कत है, टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा, सही प्रकार के टीचिंग मेथड्स का यूज नहीं कर रहा, तो यहां पर सारी गलती किसकी है, खुद यहां पर स्कूल की गलती है। ठीक है, यहां पर बच्चे या बच्चे के पेरेंट्स की या उसके सामाजिक सांस्कृतिक की गलती नहीं है। तो आंसर आपका फोर्थ यहां पर सही हो जाएगा। खुद के ऊपर ही ध्यान देना है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान, इससे लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताया था, समस्या समाधान के जो जो आपको स्टेप होते हैं वो आपको बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड होता है आपके सामने समस्या समाधान। ठीक है, नहीं देखे तो आप लोग इससे पहले की क्लास देख लेना। तो समस्या समाधान में स्वानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है, यानी कि यहां पर बात हो रही है ह्यूरिस्टिक की बात हो रही है। ठीक है, खोजबीन की यहां पर बात हो रही है। जैसा आपके सामने समस्या समाधान है, तो समस्या आपके सामने क्या है, समस्या आपके सामने सीटेट का एग्जाम, और इसका समाधान आपको करना है, और समाधान कैसे कैसे किया जाता है उसकी क्लास में मैंने आपको बताया था, और आपको पता भी है इसका समाधान कैसे करना है। तो इसमें एक मेथड आया आपका, ह्यूरिस्टिक मेथड आया, जिसमें बच्चा खोजबीन करके मतलब इसका समाधान करेगा। चलो यार यूट्यूब पर देखते हैं कौन अपना इसकी तैयारी करा रहा है, चलो पेड क्लास ले लेते तो क्या क्या मटेरियल वहां पर मिलेगा। तो कौन सा इसके प्रयोग का वर्णन करता है वो आपको बताना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, देखो मान सकते हैं यहां पर एक प्रकार से बात हो रही है आपके एल्गोरिथम मेथड की, यानी कि कलन विधि की बात हो रही है। हालांकि नेगेटिव होता है कलन विधि, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, क्योंकि आपके बच्चे की क्रिएटिविटी को यहां पर खत्म करता है। लेकिन अगर यहां पर बात हो रही है आपके ह्यूरिस्टिक की बात हो रही है, खोजबीन की बात हो रही है, तो यहां पर आप लोग एक बार इसको ले सकते हो। समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, देखा अगर मैं ह्यूरिस्टिक के अकॉर्डिंग चलता हूं तो आपका पहला ठीक है, वरना अगर मैं मीन्स एंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलता हूं, जहां पर सब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए आपके सामने सीटेट का एग्जाम में समस्या, तो इसको आपने छोटे छोटे उपलक्ष्यों में तोड़ लिया। ठीक है, कि भाई सीडीपी ऐसे करना है, लैंग्वेज ऐसे करनी है, मैथ ऐसे करना है, पेडागोजी ऐसे करनी है, तो आपने पूरे लक्ष्य को उपलक्ष्यों में तोड़ लिया और फिर समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो ये आपका ये भी ठीक है, पॉजिटिव है। ह्यूरिस्टिक के अकॉर्डिंग देखते हैं, छात्र लक्ष्य से शुरू करते हो और जी प्रारंभिक समस्या पर जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देता है, सीमित तो करता ही नहीं है, जिनमें कुछ ऐसी स्थिति है जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। अगर ह्यूरिस्टिक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका आंसर पहला यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग किसके साथ जा रहे हो, ए के साथ आप लोग जा रहे हो। चलो भाई ए के साथ आप लोग चलिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि बच्चों में
बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या होता है? जो बच्चों के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चे के मोटिवेशन के अकॉर्डिंग, बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग, ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जैसा आप लोग इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो, ठीक है, जितने भी वीडियो देख रहे हो, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या होता है? केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण यानी कि सिर्फ जेनेटिक की वजह से होता है, या केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका यानी कि आपके एनवायरनमेंट की वजह से होता है, ठीक है, यानी जो पेरेंट्स जो बच्चों का पालन पोषण करते हैं, हालांकि पालन पोषण के भी आपके 4 तरीके दिए हुए, बट आज तक सीटेट के एग्जाम में नहीं पूछे गए, ठीक है। तो बच्चे का पालन पोषण सिर्फ पालन पोषण भी करता है, लेकिन केवल पालन पोषण नहीं होता। आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक बात है, किसकी वजह से होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जो आपस में परस्पर क्रियाएं होती है, उसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलती है। मान लीजिए किसी के यहां पर अगर मैं बात करूं शारीरिक विकास की बात करूं, तो मान लीजिए किसी की फैमिली में सब लंबे लंबे है, ठीक है, हाइट सभी की बड़ी है, तो उस बच्चे की भी हाइट बड़ी होगी। मान लीजिए यहां पर कोई बच्चा, सभी के उसके पेरेंट्स मोटे मोटे हैं, वो बच्चा भी मोटा हो जाएगा। लेकिन अगर हेरिडिटी के साथ उसको एनवायरनमेंट दे दिया, अच्छी ट्रेनिंग दे दी, खाना दे दिया, तो उसकी वेट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बच्चे के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता आती है वो दोनों की वजह से आती है, जेनेटिक्स की वजह से भी और एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। सो राइट आंसर आपका थर्ड यहां पर सही हो जाएगा। अब आ गए हम लोग आपके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर आपको देना है और फिर ईमानदारी से अपने आंसर बताने हैं, ठीक है। तो आपने देखा मतलब 30 क्वेश्चन के माध्यम से हम कितने सारे कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिशुओं में किस उम्र के आसपास अजनबी दुश्चिंता यानी यहां पर बात हो रही है स्ट्रेंजर एंजाइटी यहां पर देखने को मिलती है। स्ट्रेंजर एंजाइटी क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा जो छोटा सा बच्चा होता है, तो जैसे कोई अजनबी आया, छोटे बच्चों के लिए अजनबी कौन होगा? उसकी फैमिली के अलावा जो भी आएगा, और खासकर उसकी मम्मी के अलावा जो भी आएगा उसके लिए अजनबी होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसके चाचा ताऊ मामा फूफी या पड़ोस का कोई आ गया और छोटे बच्चे को गोद में लेता है, अरे मेरा बेटा आजा गोद में आजा, तो बच्चा तभी रोना शुरू कर देता है, यानी उसको स्ट्रेंजर की एंजाइटी हो जाती है, उसको परेशान होता है वो अजनबी से, ठीक है। तो जो अजनबी दुश्चिंता होती है वो बच्चे में कब विकसित होती है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अच्छा भाई चलिए देखते हैं। 3 से 4 महीने का बच्चा जी नहीं, यहाँ पर स्ट्रेंजर एंजाइटी 3 से 4 महीने के बच्चे को यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। एक सोशल स्माइल यहाँ पर बच्चे को आती है 3 से 4 महीने के बीच में। आपने देखा होगा बच्चा अगर कोई भी अनजान आता है तो उसको देखकर एक मतलब स्माइल करता है, मुस्कुराता है, तो ये 3 से 4 महीने के अंदर ही आता है। 5 से 6 महीने के बच्चे में अजनबी दुश्चिंता यानी कि स्ट्रेंजर एंजाइटी आना यहां पर शुरू हो जाती है। 9 से 11, 7 से 8 नहीं होगा, क्योंकि आपका 7 से 10 महीने का बच्चा जो होता है क्रोलिंग यानी कि रेंगना यहां पर शुरू कर देता है, और जब रेंगना शुरू कर देता है तो उससे पहले आपके बच्चे के अंदर स्ट्रेंजर एंजाइटी आना यहां पर शुरू हो जाती है। सो राइट आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई ये आपके क्वेश्चन थे जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको कराए, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक और अपने दोस्त यारों के पास शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली हम लोग 8 बजे अपनी क्लास यहाँ पर चलाते हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर आपको सारे कोर्स चाहिए विद कंटेंट के साथ, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और ये सब आपको मेरे वाले सीटेट के नोट्स, तो सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन से आप लोग इसको ले सकते हो, ठीक है। अब मुझे स्कोर बताइए कि 30 में से आपका क्या स्कोर हुआ है। और आपने देखा होगा 30 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, लेकिन आप लोग मुझे सिर्फ 30 में से बताइए, ताकि मैं यहाँ पर देख सकूं कि भाई आपका कितना स्कोर यहाँ पर बनना है, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, वेरी गुड। कितना स्कोर आप लोगों का जा रहा है जरा उसके ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर सही दे रहे हो और स्कोर भी यहाँ पर सही आ रहा है। कृष्ण कुमार के आए 28, सुमन गोदरा के आए 27, वेरी गुड भाई। अभय के आए यहाँ पर 25, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर अक्षय मनु का आए 25, गोलू यादव के 24, सोनाली गोलियान के 28 नंबर आए। यार मैं एक चीज बड़ी कॉमन देख रहा हूँ, आप लोगों के सभी के स्कोर 25 प्लस आ रहे हैं, ठीक है। 27 नंबर है ताइबा सबीना के, ठीक है। प्रिया यादव सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो ठीक है। तो यानी आप लोगों की परफॉर्मेंस बढ़ रही है। तो मैं क्या काम करूंगा, अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं आप लोगों का जो लेवल रख दूंगा वो आपका मॉडरेट टू हार्ड रखूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। हालांकि अभी भी आपका लेवल मॉडरेट चल रहा है, लेकिन अब जो नेक्स्ट क्लास आया करेगी सीडीपी की, उसमें आपका लेवल मॉडरेट टू हार्ड चलेगा। इजी क्वेश्चन अब नहीं होंगे, क्योंकि मैं धीरे धीरे ऐसे आपका लेवल बढ़ाता हूं। जो बच्चों को पढ़ाता हूं पहले बिल्कुल बेस से शुरुआत करता हूं, धीरे धीरे करके समझ बढ़ती जाती है, तो एग्जाम तक सिर्फ आपको हार्ड ही हार्ड लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुझे आपके स्कोर बहुत अच्छे देखने को मिले, ज्यादातर मैं जो आप लोगों के स्कोर यहां पर देख रहा हूं, ठीक है। ठीक है भाई, जुनेद के 26 है, ठीक है। गुड नाइट सर, बाय ठीक है भाई, बाय। प्रदीप ठाकुर के 25 है, दिव्या त्रिपाठी के 25 है, ठीक है भाई।
गविष्कार गविट के 26 है, ठीक है। यादव ब्रोदर ऑफिशियल 25 नंबर है। जगदीश अहिरवार आपके 24 है। मुस्कान परवीन थैंक यू सो मच, अच्छा थैंक यू सो मच। तो देखो भाई स्कोर आप लोगों का अच्छा आ रहा है। चलो कल मिलता है 8 बजे, ठीक है। तो ठीक 8 बजे कल यूट्यूब चैनल पर आ जाना, कल कोई दूसरी क्लास आपको यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना। गुड नाइट, टेक